हेलो प्यारे बच्चों, तो अभी तक अपन लोगों ने पढ़ा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग में हमने दो तरीके देखे, एक बाई फ्रैक्शन और एक बाई कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस से जो हम लोग चार्ज दे रहे थे वो तरीका हम लोग बात कर रहे थे, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है, खास भी है और जरूरी भी है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी अपन लोगों ने देखे। अब होता क्या है बाई कंडक्टेंस में, किस तरह से होता है, उसमें खास खास बातें क्या है, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं आप लोगों के लिए, वो एक मैं शॉर्ट में रिवाइज कर देता हूँ। कंडक्टेंस से जब हम लोग चार्ज देते हैं तो पहली चीज, दोनों को आप दोनों बॉडीज़ को, दो बॉडीज़ को अगर आप ले रहे हैं तो आप उनको फिजिकली एक दूसरे के साथ में टच कराएंगे, यानी यहाँ आप दोनों को एक दूसरे के साथ में टच कराएंगे या उनको कनेक्ट करेंगे। अब जब आप इसको कनेक्ट करते हो, अगर मान लो एक बॉडी चार्ज है और दूसरी बॉडी न्यूट्रल है, तो इसमें दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको नोट कर लेनी है, आपको लिख लेनी है। ठीक है, आपके पास में सारे नोट्स, आपके पास में सारी चीज़ें हम लोग आपको दे देंगे, आपको जो शीट्स चाहिए वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आप इसमें इस चीज़ को ध्यान से सुने कि जैसे ये एक बॉडी है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बॉडी ए पर पॉजिटिव चार्ज है और ये ए बॉडी है, और इसके पास में एक दूसरी बॉडी बी रखी गई है और जो कि कंडक्टर है लेकिन ये न्यूट्रल है। अब जब आपने इस कंडक्टर को इस न्यूट्रल के साथ में रखा और आपने इसको कनेक्ट किया तो क्या क्या हुआ, अगर इस पर चार्ज क्यू था, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, दोनों सेम रेडियस के लिए गए हैं, तो यहां से यहां तक आपको पता है कि इस पर आफ्टर सम टाइम इस बॉडी पर भी चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज आ जाएगा कितना, Q/2। ये यहाँ पर भी Q/2 और यहाँ पर भी Q/2। बॉडी न्यूट्रल थी, रेडियस दोनों की सेम थी, यहाँ पर चार्ज Q था, तो इस बॉडी A पर जो चार्ज Q था अब रह गया है Q/2, यानी इसने लूज कर लिया अपना चार्ज Q/2। इस पे चार्ज, इनिशियल चार्ज था 0, बाद में चार्ज हो गया Q/2, यानी इसने कितना चार्ज गेन किया, Q/2 माइनस का 0 इज इक्वल टू Q/2। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि ये बॉडी ए चार्ज्ड बॉडी है, बॉडी बी न्यूट्रल है, तो बॉडी ए जितना चार्ज लूज करेगी बॉडी बी उतना ही चार्ज गेन करेगी। कंडीशन है बॉडी बी न्यूट्रल है। तो दूसरी बात, दोनों बॉडी पे अगर आप देख रहे हो, बॉडी बी जो थी वो न्यूट्रल थी, आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पर चार्ज सिमिलर भी है और मैग्नीट्यूड वाइज वो सेम भी है। ठीक है साहब, ये बात भी ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं कि बॉडी ए, कंडक्टर बॉडी ए ने जो चार्ज दिया और बॉडी बी ने जो गेन किया, यानी इसने जितना चार्ज इसका लॉस होता है उतना इसको गेन होता है। ये जो गेन चार्ज है, चार्ज गेन बाय बॉडी बी हमेशा लेस देन होगा जो चार्ज आपके पास इनिशियल था चार्ज बॉडी पर। यानी मैं कहना चाहता हूं कि जो चार्ज आपके पास में आया है या बॉडी बी ने जो चार्ज गेन किया है वो चार्ज हमेशा लेस देन होगा इनिशियल चार्ज से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज गेन कर रहा है वो चार्ज कम है किससे, इनिशियल चार्ज से। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी ए का पूरा चार्ज बॉडी बी पर नहीं जा पा रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि इसने गेन चार्ज जो है, जो इसने गेन किया है वो चार्ज हमेशा छोटा होगा ओरिजिनल चार्ज से, शुरुआती चार्ज से। इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी ए का पूरा चार्ज आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं बॉडी बी में। बॉडी ए का अगर मुझे पूरा चार्ज बॉडी बी में ट्रांसफर करना हो तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं साहब, कहानी क्या थी इसमें, हुआ क्या था, चार्ज यहां से वहां तक फ्लो कैसे हुआ था, किस तरह से फ्लो हो रहा था, तो फ्लो होने के पीछे कारण था आपका पोटेंशियल, क्योंकि स्फीयर ले रहे हो तो स्फीयर का पोटेंशियल होता है KQ/R। ये स्फीयर का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = KQ/R। आपने यहां पर इस पर जो दूसरी बॉडी थी वो जो न्यूट्रल थी, ये बॉडी न्यूट्रल थी, इस पे चार्ज था तो इसका पोटेंशियल 0 है बॉडी बी का, और इस पर चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल ये है, यहां पर चार्ज है। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो जैसे हवा का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, यानी हवा बहती है कहां से कहां तक, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक। कब तक बहती रहेगी, जब तक कि दोनों का प्रेशर सेम ना हो जाए। जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा दोनों जगह का, तो हवा का बहना बंद हो जाएगा। हीट फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक,
तो हीट कब तक फ्लो होती रहेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक ही, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल, जो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर लोअर पोटेंशियल पर, और कब तक होता जाएगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब दोनों की रेडियस आपने सेम ली है, आर दोनों का सेम लिया है, तो चार्ज जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब चार्ज दोनों में बराबर जाएगा, तभी दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। यानी चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा, कौन सी कंडीशन में, जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो यानी पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज का फ्लो होना रुक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसका पूरा चार्ज यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही है साहब, आप चाहे दो स्फीयर लें, चाहे आप उनकी रेडियस बराबर रखें, चाहे आप उनकी रेडियस अलग अलग रखें, आप एक बॉडी का चार्ज, एक कंडक्टर बॉडी का चार्ज दूसरी कंडक्टर बॉडी में किसी भी कंडीशन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बस आपके पास एक तरीका है, सिर्फ एक तरीका है जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं। इसका भी तोड़ है कि अगर मैं चाहता हूं कि बॉडी ए का सारा चार्ज जो है वो बॉडी बी में जाए, अब कैसे जाए, एक बॉडी का चार्ज मैं चाहता हूं पूरा पूरा जाए, यहां तो मैं मना कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा हूं कि एक कंडक्टर बॉडी है ए, एक कंडक्टर बॉडी है बी, बॉडी ए का सारा चार्ज मैं चाहता हूं बॉडी बी में चला जाए, तो मैं यहां मना कर रहा हूं कि साहब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज का फ्लो होना अपने आप ही रुक जाएगा जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। बट एक तरीका है जिससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना होगा जी, आपकी बॉडी ए पर जो चार्ज था, यहां आपका चार्ज क्यू था और ये चार्ज क्यू है। अगर आप इसको, ये सब हम आगे बढ़ेंगे, आगे आएगा, अगर मैं बॉडी एक पे जो चार्ज क्यू था उसको एक और कंडक्टर से, कोसेंट्रिक कंडक्टर से मैं एनक्लोज कर दूं, यानी चार्ज बॉडी को मैंने इसके अंदर लाके रख दिया। अब मैं इनको अगर कनेक्ट कर दूं तो अंदर वाली बॉडी का सारा चार्ज बाहर वाली बॉडी पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, आप इस चीज के बारे में कम से कम अभी तो नहीं जान सकते, बट दिस इज द राइट वे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर एक चार्ज बॉडी को मैं एनक्लोज कर दूं किसी दूसरी बॉडी से, तो और उनको कनेक्ट कर दूं, तो अंदर वाली बॉडी का होल चार्ज बाहर वाली बॉडी पे चला जाएगा। और ऐसा जब करते हैं, ऐसा इसलिए गया क्योंकि अंदर वाली बॉडी का चार्ज जब बाहर वाली बॉडी में फ्लो हो रहा था, तो जब फ्लो हो रहा था तब भी भले ही यहां से यहां तक चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन इसका भी पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है बी बॉडी का, बट आज भी जो पोटेंशियल जाता है वो किसका है, ए का ही जाता है। यानी ए का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा रहेगा। ये कब दोनों का, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल, दोनों बॉडीज का पोटेंशियल बराबर कब होगा, ये बराबर तभी होगा जबकि यहां का सारा चार्ज यहां शिफ्ट हो। मतलब अपन बात की बात कर रहे थे, आपने मुझे सिर्फ ये कहा था कि आप बॉडी ए का चार्ज बॉडी बी पर शिफ्ट करो पूरा का पूरा, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो तरीका ये रहा। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्या है, कौन सी मेथड्स लगी, वो सब हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे। अभी इसको यहाँ करना उचित नहीं है, ये हम आगे करेंगे। ठीक है साहब, बात आई यहाँ पर कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी से बिल्कुल अलग है, एनक्लोज नहीं है, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आप पूरा चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब इसी में ही एक बात, चलो मैंने कहा अगर साइज बराबर रखी जाए तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ साहब, अगर आपने साइज बराबर रखी है तो सिंपल सी बात है कि आप क्या करें साहब, दोनों बॉडी पर जो टोटल चार्ज है उसको ऐड करें और दोनों में इक्वली आप डिवाइड कर दें। यानी आपके पास में तरीका ये है कि भाई जब साइज सेम हो तो, लेकिन अगर साइज सेम ना हो, दो अलग अलग रेडियस की स्पीड लिया जाए, तब चार्ज कैसे जाएगा और किस तरह से जाएगा। ये देखें साहब, ये यहाँ पर एक बॉडी है और एक बॉडी यहाँ ये है। बॉडी ए जो है उसकी रेडियस r1 है, बॉडी बी जो है उसकी रेडियस r2 है। आपको क्या दिख रहा है, r2 बड़ा दिख रहा है आपको r1 से। अब मैंने यहां पर चार्ज दिया, मान लो q1, और इसको चार्ज दिया मैंने आपको q2। अब चार्ज q1 दिया, चार्ज q2 दिया, और ये इनकी पोजीशन है साहब, यहाँ इन पर चार्ज है, ये इस तरह से इनके ऊपर चार्ज है बॉडी इस पर, और इस पर भी चार्ज है साहब। यानी बॉडी ए और बॉडी बी पर आपको इस तरह से चार्ज दिया गया है, ये चार्ज है। ठीक है, अब मैं अगर बॉडी ए का पोटेंशियल पूछूं आपसे कि साहब इसका पोटेंशियल कितना है, तो इसका पोटेंशियल है v1। v1 कितना है साहब, k q1 अपॉन ऑफ r1, और इसका कितना है v2। v2 कितना है साहब, k q2 अपॉन ऑफ r2। ये इनका पोटेंशियल है साहब। अब अगर मैं इन्हें टच कर दूंगा या मैं इन्हें कनेक्ट कर दूंगा, तो अब मैं कनेक्ट कर दूंगा, मुझे नहीं पता v1 बड़ा है v2 बड़ा है, यानी कौन सा वाला बड़ा है, तो जिसका q1 अपॉन r1, के तो दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको, q1 अपॉन r1 जिसका बड़ा होगा उसका पोटेंशियल भी बड़ा होगा।
अब मैं ये नहीं जानता हूँ कि Q2/R2 बड़ा है या Q1/R1 बड़ा है, बट ये पता है कि Q और R का रेशो बड़ा होगा, उसका पोटेंशियल बड़ा होगा। अब मैं इनको कनेक्ट करूँगा साहब, जब मैं इनको कनेक्ट करूँगा तो चार्ज जो होगा वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज जाएगा, तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहा है इसी सिस्टम में, चार्ज है इसी सिस्टम में। तो पहले जो चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था उस वक्त कितना चार्ज था, उस वक्त टोटल चार्ज था Q1 प्लस का Q2, यानी टोटल चार्ज था Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2, ये पहले कनेक्शन से पहले। अब जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया तो इसमें से चाहे उसमें जावे चाहे उसमें से इसमें आए, चार्ज इसमें गया तब भी इसका चार्ज चेंज हो गया, क्योंकि इसमें से निकल रहा था, इसका कम हो जाएगा, तो नेचुरल चार्ज अब Q1 Q2 तो बचेंगे नहीं। अब चार्ज कितना बचेगा, पहली बॉडी पे मान लो Q1 डैश बचा, दूसरी बॉडी पे मान लो Q2 डैश बचा, तो इक्वल टू होगा क्या, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले और डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है वो भी आपका Q ही होगा, यानी ये भी Q था ये भी Q था, इसका मतलब चार्ज में कोई लॉस नहीं होता है। ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ में आप लोग पढ़ेंगे, यानी चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी आपका यहाँ चाहे यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ आए, चार्ज आपका कंजर्व रहेगा। अब बात हो गई कि चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, तो दोस्त चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल सेम हो जाए, पोटेंशियल सेम होने के लिए क्या हुआ साहब, जितना पोटेंशियल इसका है उतना पोटेंशियल इसका है, तो मैं मान लेता हूँ कि इसका पोटेंशियल भी V हो गया और इसका पोटेंशियल भी V हो गया। अब ये दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए तो इस पे चार्ज जो था वो Q1 थोड़ा रहेगा, इसका चार्ज तो फ्लो हो चुका होगा, तो इस पे चार्ज हो गया Q1 डैश और इसका Q2 डैश, यानी चार्ज कब तक फ्लो होता रहेगा, तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब जब पोटेंशियल सेम हो चुका है तो इसका मतलब मैंने कहा कि साहब इसका भी पोटेंशियल और इसका भी पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, और जब पोटेंशियल सेम हुआ तभी चार्ज का स्टॉप हुआ है, तभी चार्ज फ्लो होना रुका है, वरना उससे पहले तो चार्ज फ्लो हो ही हो रहा था। कब रुकेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अब साहब पोटेंशियल सेम हो गया तो इससे क्या हो गया, इससे एक चीज मिल गई मुझे, और बहुत प्यारी चीज मिल गई क्वेश्चन करने के लिए, कि साहब ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों पोटेंशियल बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों पोटेंशियल बराबर है, मतलब मैं कह सकता हूं कि K Q2 डैश अपॉन ऑफ R2, यानी K से K कैंसिल। अब मेरे पास में एक चीज आ गई Q1 डैश अपॉन ऑफ R1 इज इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2, यानी शॉर्ट में अगर हम बात करें, दो स्फीयर बिल्कुल अलग अलग रखे हुए हैं, एक स्फीयर से चार्ज दूसरे स्फीयर में फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का फ्लो होना कब रुकेगा, तो जिस स्फीयर पे जो चार्ज है और उसकी रेडियस, दूसरे स्फीयर पे जो उसके पास चार्ज अब हो गया है और उसकी रेडियस का रेशो सेम होना चाहिए। अगर ये हो गया है तो ये चार्ज का फ्लो रुक चुका है। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो ये मतलब है यहाँ पर एक नई चीज से, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ, इसको इधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा Q1 डैश अपॉन ऑफ Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 अपॉन ऑफ R2। इसका मतलब बात को समझें, इसका मतलब बात आ रही है Q इज प्रोपोर्शनल टू R से, यानी बात को समझें, यानी आपका Q डैश लगा देता हूँ, Q डैश बोले तो डैश का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। यहाँ ये और ये बहुत ढंग से देखने की जरूरत है। क्यों देखने की जरूरत है साहब, ध्यान से सुने मेरी बात को। Q इज प्रोपोर्शनल टू R, Q डैश इज प्रोपोर्शनल टू R। Q डैश क्या बला है, रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज, यानी रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो होगा वो हमेशा उनकी रेडियस के रेशियो में होगा। फिर से सुने, मैं कह रहा हूं कि एक स्फीयर पर चार्ज Q1 था, एक स्फीयर पर चार्ज Q2 था, मुझे नहीं पता किसका पोटेंशियल ज़्यादा है किसका पोटेंशियल कम है, बट ये पता है मैं कनेक्ट कर दूंगा तो चार्ज तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है मैं उसको पोटेंशियल को सेम रखता हूं, तो मेरे पास कंडीशन मिलती है ये और ये Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का जो रेशियो है वो हमेशा उनकी रेडियस के रेशियो में होगा, अर्थात जो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ वो उनकी रेडियस के रेशियो में होगा, यानी R1 अपॉन R2। यहां से अगर आप मुझे R1 और R2 दे दोगे, R1 और R2 ने अगर आपने मेरे को दे दिया तो मेरे को Q1 डैश और Q2 डैश के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, यानी Q1 डैश और Q2 डैश के बीच में जो रिलेशन मिला वो मैं यहाँ रखूंगा, तो मुझे बहुत आराम से पता लग जाएगा कि आखिर आपका Q1 डैश कितना है, Q2 डैश कितना है। या अगर मान लो Q1 डैश और Q2 डैश का मुझे रेशो पता है, अब मुझे निकालना है मान लो Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना होगा, तो चार्ज है कितना, चार्ज था कितना, चार्ज तो Q था, चार्ज तो दोनों में से मिला के Q था। अब मुझे इन दोनों चार्जेस जो इनमें बाद में बटेगा उसका रेशो पता है, तो मैं रेशो वाले तरीके से निकाल सकता हूँ कि Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी या Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी। बोलो तो तुम, सोचो तुम कि Q1 डैश कैसे निकालूँ, Q2 डैश कैसे निकालूँ। नेट चार्ज दोनों स्फीयर पर Q था,
जो Q1 प्लस Q2 था, Q1 प्लस Q2 को मारो गोली, उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो निकालना है रीडिस्ट्रीब्यूट होकर चार्ज Q1 डैश कितना हो जाएगा या Q2 डैश कितना हो जाएगा। अब सोचो आप लोग कैसे निकालोगे। Q1 डैश Q2 डैश का रेशियो पता है आपको, रेशियो पता है, नेट चार्ज पता है। अब आप कैसे निकालेंगे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है। आप लोग सोचो, वरना मुझे तो बताना ही है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि मुझे Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो पता है, और मुझे ये भी पता है कि नेट चार्ज, टोटल जो चार्ज इस सिस्टम में था वो मेरे पास में Q था, ये मुझे पता है। और मुझे निकालना है कौन सा वाला, Q1 डैश। कैसे निकालूंगा साहब, रेशियो पता है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास में रेशियो वाला कि साहब इसका रेशियो अपॉन सम ऑफ द रेशियो R1 प्लस का R2 इनटू Q। ये चार्ज होगा आपका Q1 डैश। Q2 डैश निकालना है। Q2 डैश कैसे निकालेंगे साहब, इसका रेशियो क्या है Q2 डैश का, वो हो गया आपका R2 अपॉन सम ऑफ द रेशियो R1 प्लस का R2 इनटू जिस चीज़ को तोड़ना था वो चीज़ नेट चीज़ थी Q। आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से Q1 डैश और Q2 डैश निकाल सकते हो। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज क्या होगा। सपोज करो आपके पास दो स्फीयर है, देखिएगा बात समझिएगा, यही दोनों स्फीयर ले लेता हूँ और इसको मैंने दे दिया 75 कूलम चार्ज, इसको भी दे दिया 75 कूलम चार्ज। बोले सर आपने चार्ज बराबर दे दिया, बिल्कुल चार्ज बराबर दे दिया। अब मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो क्या आप बताओ इसमें से चार्ज इसमें फ्लो होगा या नहीं होगा। चार्ज दोनों का सेम देर का है, होगा या नहीं होगा, बताओ होगा या नहीं होगा। होगा, होगा। चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, लेना देना पोटेंशियल से है। पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है दोस्त, इसका पोटेंशियल है V1। V1 कितना है K इंटू 75 अपॉन ऑफ R1, दोनों की रेडियस अलग अलग है। और इसका कितना है V2 इक्वल टू है K इंटू चार्ज इसके पास 75, माना चार्ज दोनों में सेम है, बट दोस्त रेडियस दोनों के अलग अलग हैं। अगर चार्ज भी सेम होता, रेडियस भी सेम होती, तो पोटेंशियल भी सेम होता। अगर ये R सेम होता तो होता, बट यहाँ साइज बराबर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है। अगर बराबर दिखती, चार्ज भी सेम होता, फिर जोड़ देता, तब चार्ज फ्लो नहीं होता, बट इस कंडीशन होगा चार्ज सेम है बट रेडियस अलग अलग है। और मान लो इसकी रेडियस मैंने दे दी आपको 5 मीटर, इसकी दे दी 10 मीटर, यानी आपको यहां से ये 5 मीटर गिवन है और ये आपकी 10 मीटर गिवन है। अब ये 5 ये 10, यानी मैं यहां रखता हूं 5, यहां रखता हूं 10। अब तो दिख रहा है पोटेंशियल बराबर है ना, दिख रहा होगा ना आपको पोटेंशियल बराबर है। नहीं है साहब, पोटेंशियल बराबर नहीं है, इसमें डिवाइड हो रहा है K75 बाय डिवाइड बाय 5 या K75 डिवाइड बाय 10, यानी कि इनका पोटेंशियल सेम नहीं है, पोटेंशियल सेम नहीं है। अब अगर मैं इनको कनेक्ट करूंगा तो अच्छा ये बताओ जो चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो होगा, A से B में होगा या B से A में होगा, तो वो A से B में होगा। A से B में क्यों होगा, क्योंकि V1 बड़ा है V2 से। बोलो भैया, बोलो जी, V1 बड़ा होगा V2 से, यानी चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक ये दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम होगा, जब पोटेंशियल सेम होगा तो अब आपके पास में मुझे वही तो निकालना है पोटेंशियल का। मुझे क्या पता इस पर 75 था, तो अब इसके पास क्या बचा या इसके पास क्या बचा, तो मुझे नहीं पता साहब क्या बचा। तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो इस पर जो V1 हो गया वो आपका हो गया Q1 डैश हो गया अपॉन ऑफ ये R1, और ये कितना हो गया Q2 डैश अपॉन ऑफ ये R2 हो गया। ठीक है, ये हो गया साहब। अब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तो मैं दोनों चीज़ों को बराबर कर देता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का सेम बोल दिया आपने। तो अब मैं यहाँ से K से K को उड़ाऊंगा, यानी आपका Q1 डैश अपॉन ऑफ Q2 डैश इज इक्वल टू आपका R1 अपॉन R2 होगा। ये तो वही वाली बात होगी जो मैं बता रहा था आपको। R1 की वैल्यू कितनी है साहब, R1 की वैल्यू है आपके पास में 5 मीटर और R2 की कितनी है 10 मीटर, यानी आप चल भाई चल चल भाई चल 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 चल, यानी 1/2, यानी Q1 डैश अपॉन ऑफ Q2 डैश इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2, यानी आपका Q1 डैश का डबल है Q2 डैश। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब आप एक लंबे तरीके से चलते हैं, जो चल रहे हैं वो लंबे तरीके से चल रहे हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं हम लोग। यानी आपके पास में टोटल जो चार्ज था उसका फॉर्मूला था आपका Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस का Q2 डैश, और ये जो चार्ज था टोटल नेट चार्ज शुरुआत में ये 150 था, तो 150 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस का Q2 डैश। और Q1 डैश और Q2 डैश में रिलेशन ये आ गया कि मैं Q2 डैश की जगह क्या रख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ Q1, यानी इस Q2 डैश की जगह रखूँगा ट्वाइस ऑफ Q1, यानी यहाँ रखा मैंने दोस्त Q1 डैश प्लस यहाँ रखा मैंने ट्वाइस ऑफ Q1 डैश, यानी हो गया मेरे पास में थ्राइस ऑफ Q1 डैश इज इक्वल टू 150
मतलब Q1 डैश रिजल्ट हो गया 150/3, मतलब हो गया 50, मतलब Q1 डैश रिजल्ट बच गया 50 कुलाम्ब, मतलब जिसमें 75 कुलाम्ब था अब बच गया उस पर 50 कुलाम्ब। देखिएगा बात को समझाऊंगा, मैं पूरा समझाऊंगा आपको। ये हो गया 50 कुलाम्ब। अब मैंने कहा भाई इस पर कितना आया, तो ये बड़ा आसान है कि इसका जब मुझे वैल्यू पता लग गई कि साहब इसके पास में रीडिस्ट्रीब्यूट होकर जो चार्ज बचा है वो 50 कुलाम्ब बचा है, और Q2 डैश क्या होगा, तो Q2 डैश से मेरे पास इक्वेशन है कि Q2 डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ Q1 डैश है, यानी Q2 डैश जो है दोस्त, Q2 डैश जो है वो तो ट्वाइस ऑफ Q1 डैश है। Q1 डैश की वैल्यू पता है मुझे, तो Q2 डैश इज इक्वल टू हो गया 100 ऑफ कुलाम। मतलब कहानी सुन, इसके पास 75, इसके पास भी 75, इसकी रेडियस 5, इसकी रेडियस 10, दोनों की रेडियस में रेशो 1:2, और आपका पहले 75 था रीडिस्ट्रीब्यूट होकर इसके पास बचा 50, इसके पास बचा 100, इसके पास 100 हो गया, इसके पास 50 बचा। मतलब क्या हुआ है, मतलब ये हुआ है कि इसके पास 75 था, इसके पास 50 हो गया, मतलब इसने 25 इसने लॉस कर लिया। तो जो इसने लॉस किया वो किसने गेन किया, शुरुआत में बात कर चुके हैं, वो इसने गेन किया। मतलब जो इसका लॉस हुआ वो इसने गेन किया। इसने गेन किया कितना, 25 इसने लॉस किया, 25 यानी टोटल चार्ज जो था वो इसने लॉस और इसने गेन, यानी ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको पहले ही कहा था कि रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस के बीच में मैं एक बार रेशो तो देखूं, रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस के बीच में रेशो देखता हूं, रेशो ये रहा कि Q1 डैश देखता हूं और Q2 डैश के बीच में रेशियो देखता हूँ कि होता क्या है, चेक तो करूँ। बात तो कह दी कि आपने कि भाई रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेज के बीच में जो रेशियो होगा वो हमेशा रेडियस के बराबर होगा। एक बार चेक तो कर लें अपन लोग की बात सही भी है या नहीं है। तो यहाँ था ये 50/ऑफ ये 100 ये रहा ना, ये और ये इसका जब मैंने रेशियो देखा तो ये भी आया 1/2। इसका मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेज के बीच में रेशियो है 1/2। देखता हूँ उनकी रेडियस में क्या रेशियो था, R1/R2, R1 थी 5, ये था आपके पास में 10 मीटर। अगर मैं इसकी भी रेडियस का रेशियो देखता हूँ तो 1/2, मतलब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों चीज़ें बराबर होगी। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जो होगा वो हमेशा उनके रेडियस के रेशियो में होगा। यानी जो रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज है बच्चा वो किसके बराबर होगा, वो हमेशा उनकी रेडियस के रेशियो में होगा। मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, रेडियस डिसाइड करेगी कि किस पे कितना चार्ज जाना है। अगर आप दोनों चार्जेस को अगर अलग अलग रखते हो तो कौन डिसाइड करेगा, कि किस स्फीयर में कितना चार्ज जाएगा, ये डिसाइड करेगा उनके रेडियस डिसाइड करेगी। मतलब इतना लंबा गए फिर कोई चीज़ मिली। आप सुनो मेरी बात को वापस कि अगर मैं एक स्फीयर को ले लेता हूँ R रेडियस का, एक स्फीयर को ले लेता हूँ मैं R रेडियस का, ठीक है। एक स्फीयर को ले लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 4R रेडियस का। अब मैं केवल इस स्फीयर को चार्ज दे रहा हूँ, इसको केवल मैंने चार्ज दिया है, इसको दिया ही नहीं, चल भाग यहां से, ठीक नहीं देते। अब क्या हुआ साहब, मैं तो चला गया यहां से, मेरे पीछे से एक आदमी आया। उसने भाई ने आते ही क्या किया कि इसको कनेक्ट कर दिया। क्या चार्ज यहां से यहां फ्लो कहां होगा, क्यों होगा, अरे जो भी पोटेंशियल इसका है, इसके पास तो गरीब के पास चार्ज ही नहीं था तो इसका तो पोटेंशियल 0 है, तो चार्ज यहां से वहां फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहां दो क्वेश्चन उठ गए। पहला क्वेश्चन, इस स्फीयर ने कितना चार्ज लॉस कर दिया, मतलब इस वायर से कितना चार्ज यहां से यहां चला गया, या इसने कितना चार्ज गेन कर लिया, कितना चार्ज गेन कर लिया। भाई जो उसने लॉस किया वो उसने गेन किया। घी अपनी थाली में रहेगा, घी खिचड़ी में ही है, घी थाली में ही है, टेंशन मत लो। यानी जो इसने लॉस किया वो इसने गेन किया। अब इसने कितना लॉस कर दिया, इसने कितना लॉस कर दिया, इसने कितना गेन कर लिया। तो भैया चार्ज जो Q था वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, और दोनों पे अगर अलग अलग मुझे पता लग जाए तो मुझे पता लग जाएगा इसने कितना लॉस किया, इसने कितना गेन किया। और मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि इस पे पहले चार्ज Q था, अब इस पे Q नहीं रहने वाला क्योंकि इससे चार्ज फ्लो होगा। अब रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज कितना बचेगा, मान लो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इस पे चार्ज बचा Q1 डैश, मान लो यार। इस पे कितना बचा Q, इस पे कितना बचा, क्या इस पे आया है, इस पे Q2 डैश, Q1 डैश अपॉन ऑफ Q2 डैश क्या होता है, 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 क्या होता है। हाँ बताया था, आपने बताया था कि Q1 डैश और Q2 डैश रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का रेशियो हमेशा उनके रेडियस के रेशियो में होगा। मतलब रेडियस का रेशियो इसकी R थी, इसकी 4R थी।
बड़ा कौन है, ये, इसका रेशियो भी बड़ा है, मतलब इसके पास चार्ज भी ज्यादा जाएगा। पहले कुछ नहीं था, पहले बिल्कुल भिखारी था, ये कुछ नहीं था, लेकिन कनेक्ट कर दिया तो देखो ये क्या हो गया इसके साथ, ये से ये कैंसिल, यानी Q1 डैश अपॉन ऑफ Q2 डैश इज इक्वल टू 1/4। यानी आपका जो Q2 डैश आने वाला है दोस्त, वो Q2 डैश जो आने वाला है वो 4 टाइम्स ऑफ Q1 डैश, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, पुनर्वितरण के बाद जो इस पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज इसके चार्ज का 4 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब अभी निकली नहीं है बात, अभी तो सिर्फ ये पता लगा है कि इसके पास में चार्ज क्यों था, इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब हमने इनको, क्योंकि इनकी रेडियस 4 गुना ज्यादा है, इसकी 4 टाइम ज्यादा है इसकी रेडियस से, तो जब मैंने इनको कनेक्ट कर दिया, तो जब मैं कनेक्ट कर देता हूं तो मुझे ये बात पता लगी जो चार्ज इसके पास आने वाला है वो चार्ज इसके चार्ज से 4 टाइम्स ज्यादा है। अब कैसे निकाल जाए, अब यहां क्या क्या आप फ्री हो यार, आपकी मर्जी पड़े आप उस तरीके से करो, है ना, लेकिन धीरे धीरे भले आप अभी उस तरीके को पसंद नहीं करो, बट कुछ समय बाद में आप उसी तरीके से करोगे। मैं आपको ये क्वेश्चन दोनों तरीके से करा रहा हूं, और आप में अपने आप को खुद को ऐसे क्वेश्चन देकर खुद को प्रैक्टिस करनी है। हम तो देंगे तुम्हें, लेकिन तुम खुद इसकी प्रैक्टिस करोगे। मैं तुम्हें पहले बच्चों वाले मेथड से कराता हूं कि हिसाब चार्ज कंजर्व रहता है। पहले चार्ज कितना था, Q, इसके पास 0 था, Q + 0 = Q। बाद में चार्ज क्या रहेगा, Q ही रहेगा, लेकिन बाद में जो चार्ज Q रहेगा वो किसका सम था, वो किसका सम होगा, इस पे Q1 डैश बचा था, इस पे Q2 डैश बचा था, यानी बाद में चार्ज Q = Q1 डैश प्लस का Q2 डैश, ये रहा। और आपका ये चार्ज Q = इसी को तो तोड़ना है, इसी को तो बांटना है, तो Q1 डैश ये Q2 डैश, यानी ये रखा मैंने Q1 डैश प्लस Q2 डैश की जगह रख दिया मैंने 4 ऑफ Q1 डैश, यानी 4 ऑफ Q1 डैश, यानी हो गया Q = 5 ऑफ Q1 डैश। बोलो भैया, यानी आपका Q1 डैश = आ गया आपका Q/5। Q1 डैश की वैल्यू हो गई तो Q/5, यानी कि जो चार्ज था उसमें से Q चार्ज था इसके पास, अब इसके पास रह गया केवल Q/5। अब उसके पास क्या रहा दूसरा, आप ऐसे भी निकाल लें, इसके पास Q था, इसमें से Q/5 अपने निकाल दिया, तो 4/5 ऑफ Q, यानी Q2 डैश की वैल्यू जो होगी वो 4/5 ऑफ Q होगी। तो आप खुद ही देख लो, Q2 डैश की वैल्यू Q1 डैश की वैल्यू से 4 टाइम्स है या नहीं है भैया, यही तो वैल्यू थी, इसके पास में तो वैल्यू थी जो वो यही तो बची थी, Q1 डैश यही तो था, यही तो बचा था इसके पास में, तो उसके उससे 4 टाइम्स ज़्यादा इसके पास आया या नहीं आया, मतलब आप आया या नहीं आया देखो। तो आपके पास में चार्ज कितना था, Q था, दोनों की रेडियस में रेशियो क्या था, 1:4, इसकी R थी, इसकी 4 थी, 4R थी, दोनों की रेडियस में रेशियो कितना है 1:4। तो जिसका 4 टाइम्स रेडियस ज़्यादा थी, यानी जो जितना ज़्यादा बड़ा था वो छोटे वाले से चार्ज उतने ही ज़्यादा टाइम्स ले गया, यानी इसकी रेडियस 4 टाइम्स थी, तो इसके पास रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज भी 4 टाइम्स आया। और ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। एक ये तो बच्चों वाला तरीका था कि साहब नेट चार्ज = रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का सम, फिर अपन ने इस रिलेशन का यूज़ किया, यहाँ से जो रिलेशन मिलता है ये बड़ा काम का है, इसका हमने यूज़ किया। एक हम इतना लंबा करते हैं, दूसरा मैं इतना लंबा नहीं जाऊँ, मैं शॉर्ट में आऊँ, और वो शॉर्ट में कैसे करेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, मर्जी पड़े वो रेडियस लीजिए, मर्जी पड़े वो चार्ज दीजिए, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज ही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज आप कैसे निकालेंगे, उसका तरीका क्या है, Q1 डैश यानी इस पे क्या बचा ये निकालना है, Q2 डैश निकालना है, यानी इस पे कितना आ गया अब वो निकालना है। फॉर्मूला ये रहा, यानी आपका Q1 डैश और Q2 डैश के बीच में जो रेशियो था वो 1/4 आ गया था इस क्वेश्चन में, इसका R था, इसका 4R था, ये रहा। तो इसका रेशियो कितना है 1, इसका रेशियो कितना है 4। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि जिस पे रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज जिस गोले पे देख रहे हो उसकी रेडियस अपॉन सम ऑफ द रेडियस इनटू नेट चार्ज, यानी कि इसका हिस्सा है Q1 डैश में, इसका हिस्सा है 1, सम ऑफ द रेशियो इज 5, 1 + 4 5 इंटू Q, यानी आपका Q1 डैश = Q/5। वेरी सिंपल। हेलो डिम्पल, बात समझ में आई, मतलब इसको ऐसे करते हैं। अगर मुझे Q2 डैश निकालना है तो Q2 डैश, चलो यहाँ लिखा हुआ है Q2 डैश निकालना है, Q2 डैश कैसे निकालूंगा, तो Q2 डैश कैसे निकालूंगा तरीका पता है मुझे। इसका रेशियो कितना है, बोले इसका रेशियो 4 है, ये 4 इसका रेशियो अपन सम ऑफ द रेशियो, इन दोनों का सम हो गया आपके पास में 5 इंटू नेट चार्ज Q, ये रहा फॉर्मूला आपके पास में Q2 डैश का। तो यानी आपका Q2 डैश जो हुआ
वो 4/5 ऑफ क्यू हुआ। क्या Q2 डैश जो है वो 4 टाइम्स ऑफ Q1 है या नहीं है? बिल्कुल है साहब। 4 टाइम ऑफ Q1 डैश है या नहीं है? बिल्कुल है। तो होना ही था वो तो, क्योंकि अपन पहले ही बात कर चुके हैं, इनका रेशियो ये है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप कैसे करना चाहते हैं क्वेश्चन को? पहले लंबे वाले तरीके से करोगे या छोटे वाले तरीके से करोगे? अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक और चीज करा देता हूं, दूसरी चीज करा देता हूं। सपोज कर लो कि स्फीयर ये वाला, इसकी रेडियस 30 मीटर है और इसकी रेडियस 10 मीटर है। बताओ तो इस पे चार्ज, चलो इस पे चार्ज देते हैं इस बार, ठीक है, और चार्ज दे दिया, और इस पे चार्ज Q1 दे दिया, इस पे चार्ज Q2 दे दिया, ठीक है। अब आपको फटाफट एक चीज बतानी है कि अगर मैं इनको कनेक्ट कर दूं और कनेक्ट करने के बाद मैं पूछूं कि इस पे चार्ज कितना बचा है, इस पे चार्ज कितना बचा है, तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका, फटाफट लगाओ, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, रीडिस्ट्रीब्यूट चार्जेस का रेशियो रेडियस का रेशियो के बराबर होगा। तो रेडियस इसकी 10 मीटर ली थी मैंने, इसकी 10 अपॉन ऑफ 30, ये मीटर ये मीटर, चल भाई चल, 1/3 यानी Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो हो गया 1/3। अब इस पे Q1 था, इस पे Q2 था, यानी नेट चार्ज क्या था? Q1 प्लस Q2। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिंपल दे रहा हूं, Q1 प्लस Q2। अब मैं चाहता हूं कि उसमें से जब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो आपका इसके पास चार्ज कितना बचा, यानी Q1 डैश कितना बचा? तो Q1 डैश बचेगा आपका, इसका रेशियो 1 अपॉन सम ऑफ द रेशियो 4 इंटू Q1 प्लस Q2। समझ में आया? Q2 डैश कितना होगा? Q2 डैश क्या बचेगा? Q2 डैश इसका रेशियो है 3, सम ऑफ द रेशियो 4 इंटू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 दोनों स्फीयर पर चार्ज है, पहले से जो चार्ज थे वो, ये चार्ज बचेंगे। अब कितना चार्ज फ्लो हो गया? तो भैया इसके पास चार्ज पहले कितना था? Q1 था। इस वाले स्फीयर पे पहले चार्ज कितना था? Q1 था। इसमें से कितना चार्ज बाद में बचा? माइनस का Q1 डैश, ये इससे इसमें चला गया, या उससे कितना इसमें आया वो हम लोग मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बट फिलहाल अपन लोग बात कर रहे हैं कि अलग अलग रेडियस के हो दो स्फीयर, दोनों को चार्ज दे दूं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्जेस क्या आएगा? आप सिंपल वाले तरीके से कीजिएगा, दोनों चार्जेस के अंदर, दोनों स्फीयर के अंदर जो चार्ज जाएगा वो हमेशा उनके रेडियस के रेशियो में जाएगा, और रेडियस के रेशियो में जाएगा तो आपका रेडियस का रेशियो अगर पता है तो आप रेशियो वाले तरीके से इनके चार्जेस निकाल लें और आपको बड़ी आसानी से वो चीज़ आ जाएगी। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो कंडक्टर से रिलेटेड है। देखिए साहब, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, आएगी आगे, बट डिस्कशन तो यार अभी आ रहा है इस टॉपिक का, यहाँ आ रहा है तो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, मतलब जो चीज़ यहाँ आ रही है उसको करनी पड़ रही है बात को। देखिए साहब, कोई भी कंडक्टर हो चाहे कैसा भी हो, कोई भी कंडक्टर हो चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, अगर कोई कंडक्टर आपके पास में है तो, और आप उसको चार्ज दे रहे हो, तो कंडक्टर को जो आप चार्ज देते हो वो सारा का सारा चार्ज, याद रखना मेरी बात को, उसकी आउटर सरफेस पे जाएगा। जो भी चार्ज दिया आपने वो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे जाएगा, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पे मिलेगा। अब मेरे पास में यहां एक कंडक्टर है और मैंने इसको चार्ज दिया, सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। और किसी भी कंडक्टर का ये जो सरफेस होती है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 2 है, जो भी चार्ज होगी सरफेस पे जाएगा, तुम और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जो आपने चार्ज दिया है उस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जो बनेगा उसकी सरफेस पे, वो एक यूनिपोटेंशियल सरफेस होगी। यानी किसी भी कंडक्टर की जो आउटर सरफेस होती है वो यूनिपोटेंशियल सरफेस होती है, मतलब ये एक यूनिपोटेंशियल सरफेस है। अब इस पे यहाँ सब जगह पोटेंशियल है। देखना चाहते हैं हम लोग कि भाई कितना है इसका जो इसकी अगर हम बात करें कि साहब इसकी ये यूनिपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल है कितना, तो पोटेंशियल हो गया K/Q/R, यानी किसी भी कंडक्टर की सरफेस पर पोटेंशियल ये होता है। और अगर स्फेरिकल कंडक्टर का एग्जांपल लें तो V रिजल्ट होगा KQ/R। स्फेरिकल कंडक्टर ले रहा हूं मैं, स्फेरिकल कंडक्टर लिया मैंने, यानी मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर में ये हो गया साहब, यानी इसके हिसाब से V इजकल टू K की वैल्यू आगे बढ़ेंगे, K की वैल्यू होती है 1/4πε0, यानी कंडक्टर की
सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन ऑफ आर, और के की वैल्यू होती है 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट एयर की परमिटिविटी कहलाती है। आगे 1-2 लेक्चर बाद में ये बात आ रही है, तब डिस्कस कर लेंगे। इनटू ये हो गया आपका क्यू अपॉन आर, क्योंकि मेरा कंडक्टर जो है वो जो था वो स्फेरिकल शेप का था, तो जो इसका क्यू होगा वो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी जो आपका इसका जो क्यू होगा वो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी आपको अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख दूँ तो आपका v क्या आएगा, v आएगा 1 अपॉन ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू की जगह हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ऑफ ये एक मेरा r। अब क्या हुआ साहब, चल भाई चल, तो भी चल, यानी v इजकल टू हो गया सिग्मा r अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, और किसी भी कंडक्टर की जो आउटर सरफेस होती है उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आउटर सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी v इज ऑल्सो कांस्टेंट। सरफेस की चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और r का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट बन चुका है, यानी आपका सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस कंडक्टर को चार्ज दे रहे हो वो चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, सारा का सारा चार्ज उसकी आउटर सरफेस पे जाएगा, स्प्रेड उसकी आउटर सरफेस पे होगा। बट वो वाला प्लेस जिस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर r, यहां तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सब जगह की सेम है, यहां बात नहीं करनी है मुझे, बात कुछ और करनी है, बट मैं तो आपको समझा रहा हूं कि होना वाला क्या है। ये जो r है, जहां का r, जिस जगह का r, जहां का भी r आप देख रहे हैं, जहां r की वैल्यू ज्यादा होगी चार्ज, यानी जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। इसका उल्टा भी सही है, जहां r कम है, जहां r की वैल्यू कम है, वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इस एग्जांपल से। किसी भी कंडक्टर की आउटर सरफेस एक यूनिपोटेंशियल सरफेस होगी, कोई भी कंडक्टर ले ले, कैसा भी ले ले, उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर वो स्फीयर है तो हो सकता है, बाकी अगर कोई जरूरी थोड़ी है कि हर कंडक्टर जो हो वो स्फीयर हो। यानी वहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है, मैं ये समझना चाहता हूं। तो देखें साहब, इस जगह ही बात कर लेते हैं। चलो, अगर आप यहां देखोगे तो इसमें हर पॉइंट का, चाहे कोई सा भी पॉइंट लिया जाए, आपका ये पॉइंट लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, चाहे ये लें, सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। हर एक पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम जा रही है सबकी, जितना इसका आर्क है, जैसा इसका है वैसा इसका है, तो यहाँ सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो जब कंडक्टर स्फीयर को आप चार्ज दोगे तभी केवल, पॉइंट टू बी नोटेड, जब कंडक्टर सरफेस हो और वो स्फीयर हो तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। लेकिन अगर कोई कंडक्टर, देख लिया यहाँ पे बहुत ढंग से, अगर आपका आर सबका सेम है तो सबका सिग्मा भी सेम होगा। लेकिन 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 क्या, लेकिन ये कि अगर मेरा कंडक्टर कोई ऐसा हो, इसके जैसा हो, तेरा जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं देखा, तुझसा नहीं देखा, तुझसा नहीं देखा, ऐसा देखा भाई साहब हमने। कंडक्टर है साहब, ये कंडक्टर की सरफेस है, और अब मैं इसको चार्ज दे रहा हूँ, जो चार्ज दूंगा वो सारा का सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे फैल जाएगा। ये फैल गया साहब। यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं अपन ए, यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं अपन बी, और यहाँ बात मान लेते हैं अपन सी। यहाँ मेरे पास 3 पॉइंट है, ए बी सी। सब एक बात आप सुन चुके हो और सीख भी चुके हो, कोई भी कंडक्टर हो, कैसा भी हो, कंडक्टर चाहिए मुझे, उसकी जो सरफेस होती है, कंडक्टर की जो सरफेस होती है, कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो एक यूनिपोटेंशियल सरफेस होती है। अर्थात भैया मेरे जो पोटेंशियल ए का है वही बी का है और वही सी का है। पहले ही बात कर चुके हैं यार, किसी भी कंडक्टर की कोई भी सरफेस हो वो एक यूनिपोटेंशियल सरफेस होगी। समझ ले मेरी बात को। इसका मतलब वी ए इजिकल टू वी बी इजिकल टू वी सी होगा, यानी तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा।
चार्ज आउटर सरफेस पर है, मैं देखना चाहता हूँ ये कर क्यों रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यानी यूनिट एरिया का, पर यूनिट एरिया का चार्ज भी सेम है क्या। तो देखें साहब, यहाँ पर देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखना चाहते हैं, तो यहाँ मैं इसको एक यहाँ स्फीयर बनाता हूँ जिसका ये एक पार्ट था, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गई मेरे पास में RA। इसका अगर देखूं तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई मेरे पास में RB, बी पॉइंट की ये RB, और यहाँ की देखूँगा तो बनेगी, बन जा भाई, बन जा 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 बन जा, और बन गई RC, बन गई RC। अब आप मुझे बताओ, आपको तो सबको तीनों गोले जो दिखे हैं, तीनों जो स्फीयर दिखे हैं, तीनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर दिख रही होगी ना। क्या तीनों की रेडियस बराबर दिख रही है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। आपको दिख रही है RA बड़ी है RB से, और RB बड़ी है किससे? RC से। यानी तीनों के अंदर रिलेशन है दोस्त, RA बड़ा है RB से और RB बड़ा है RC से, समझे? RA बड़ा है RB से और RB बड़ा है RC से। और आपको एक बात पता है, किसी भी कंडक्टर के लिए एक बात होती है दोस्त, सिग्मा इंटू R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है। यानी कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी वहाँ सरफेस की चार्ज डेंसिटी, बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ पर कम होगी। मतलब बात पानी की तरह साफ है, बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ से ये पता लग गया साहब, तेरा जो सिग्मा ए है वो तेरा सिग्मा ए है, तेरा सिग्मा बी है, और तेरे वाले का सिग्मा सी है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि RA बड़ा है RB से, RB बड़ा है RC से। तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, मेरे राखी के बंधन को निभाना। बात समझ में आ गई होगी कि सिग्मा A छोटा होगा सिग्मा B से, और सिग्मा B जो होगा छोटा होगा किससे? सिग्मा C से। यानी कि मैंने कहा सबसे ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो होगी सिग्मा C की। बात क्लियर? मतलब बात क्लियर? यानी कि बात यहाँ ये उठी है कि अगर आप एक कंडक्टर को चार्ज देते हो, स्फीयर को, तो चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। बट अगर कंडक्टर स्फीयर नहीं है और वो डिफरेंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रखता है डिफरेंट ऑफ प्लेसेस पर, तो जिस जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, सबसे छोटी है, वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा होगी। यानी जो नुकीला पार्ट है वहां सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये बात अपने बहुत बार काम आएगी और हम लोग इसको यूज भी करेंगे आगे जाके। मैं इस चीज को आगे यूज करूंगा, फिलहाल हम कंडक्टर पे चल रहे हैं इसलिए मैंने आपसे ये बात कर ली। बात समझ में आ गई होगी आशा है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तो एक मेरी छोटी सी बात का जवाब दो। और बात अपनी ये है कि किसी कंडक्टर स्फीयर, मैं इसी से एग्जांपल ले लेता हूं, कोई भी कंडक्टर आगे आएगा यार, ये बात भी आगे आएगी कि अगर मैं इसको चार्ज देता हूं तो किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज दे रहे हो, क्यू चार्ज दिया मान लो, तो इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो होता है KQ/R²। यानी ई सरफेस पे जो होता है वो के की वैल्यू हो गई 1/4πε0। ये ε0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये ε0 जो क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये 4πε0 और ये हो गया आपका क्यू की जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4πr²। अभी 2 मिनट पहले किया था अपन लोगों ने, अपॉन ऑफ ε0। यानी ये 4π से ये 4π गया, यानी आपके पास में r² ये नीचे था, और तू भी चल भैया, यानी आपका ES सरफेस पर ES जो आ गया वो सिग्मा अपॉन ε0 आ गया। इसका मतलब एक काम की बात कर रहा हूँ, कंडक्टर के बारे में समझा रहा हूँ। मैंने कहा एक कंडक्टर है, कोई दिक्कत है तेरे को? ठीक है। मैंने कहा उसका जो सरफेस होती है वो सरफेस यूनिक सरफेस होती है, यूनिपोटेंशियल सरफेस होती है। कोई भी कंडक्टर की कोई भी सरफेस होगी, कैसी भी सरफेस होगी, वो कैसी सरफेस है? यूनिपोटेंशियल सरफेस होगी। अब ये जो यूनिपोटेंशियल सरफेस है जो कंडक्टर की, तो उसकी सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह पे समान होगा, हर जगह पे बिल्कुल ठीक है, हर जगह पे पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। अगर वो सरफेस के अंदर डिफरेंट ऑफ प्लेसेस पर रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, तो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट एरिया पर वो सब जगह अलग होगा। जिस जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगी वहां की सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, यानी वहां का सिग्मा सबसे ज्यादा होगा। यानी सिग्मा सबसे ज्यादा होगा मतलब
उसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सब जाता होगा। अब बात को समझ, मैंने गोले के लिए समझाया, स्फीयर के लिए समझाया। स्फीयर के अंदर सब जगह पर जो इसका सिग्मा है वो सब जगह पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि सबकी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। तो इस जगह तो बात मत कर, इस जगह तो ये हो गया। लेकिन ये जो फॉर्मूला आया है ये किसी भी कंडक्टर के लिए आया है, किसी भी कंडक्टर की सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा। यानी कि जिस जगह पर अगर आपने ऐसा ले लिया, आपने ऐसा ले लिया, 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 ऐसा ये ले लिया, तो अब इसकी सरफेस सभी सरफेस पे हर पॉइंट पर 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 हर एक पॉइंट पर इसका सिग्मा अलग है। यानी कि अगर मैं बात करूं, वही वाली बात करूं, आपका ये आपका ए पॉइंट था साहब, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था, ये आपका सी पॉइंट था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई बी होगा और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई सी होगा। तो सी का सिग्मा सबसे ज्यादा है, तो आपका ई सी बड़ा होगा ई बी से और ई बी बड़ा होगा ई ए से। यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। यानी कि 100 बात की एक बात, कोई भी कंडक्टर लिया, कैसा भी कंडक्टर लिया, पोटेंशियल ऑफ वी ए इज इक्वल टू वी बी इज इक्वल टू वी सी, पोटेंशियल सभी पॉइंट पे सेम होगा। यहाँ अगर इनमें रेडियस में देखें तो आर ए बड़ा है आर बी से और आर बी बड़ा है किससे, आर सी से। यहाँ पर एक बात पता लग गई अपने को कि जो सिग्मा ए है वो छोटा हो गया सिग्मा बी से और सिग्मा बी जो है छोटा है वो सिग्मा सी से। और यहीं पे एक बात पता लग गई कि जो ई ए है, जो ई बी है और जो ई सी है उनका रिलेशन ये होगा। बोलो भाई बालाजी महाराज की जय। बात समझ में आई? मतलब आपने एक कंडक्टर को चार्ज देकर उसका पूरा तिया पांचा एक कर दिया, पंचनामा लिख दिया आपने उस कंडक्टर की सरफेस का। यानी जो जो आप जानते हो आपने सारी चीजें कर ली उसके बारे में। हालांकि अभी अपन पोटेंशियल पढ़ेंगे, हालांकि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पढ़ेंगे, हालांकि अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी को भी अभी पढ़ेंगे, लेकिन हम इन बातों को सीख सकते हैं। तो ये बात हुई साहब मेरे कंडक्टर की। और कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं थ्रू कंडक्शन तो क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। एक शॉर्ट में जो अपन ने पढ़ा अगर उसको रिवाइज करें तो जब मैं कंडक्टर से एक कंडक्टर को चार्ज देकर उसको किसी दूसरे न्यूट्रल कंडक्टर के पास में लेके आता हूं तो उनकी रेडियस बराबर हो या ना हो मुझे कोई मतलब नहीं है। अब रेडियस देवे बराबर तो तेरी इच्छा, ना दे तो तेरी इच्छा, मत दे यार, मुझे क्या मतलब है। मुझे तो पता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होगा चार्जेस का वो हमेशा उनकी रेडियस के बराबर होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ थी आप लोगों के लिए, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग का थर्ड पॉइंट जो था हमारा चार्ज बाय इंडक्शन। अब ये इंडक्शन क्या भला होती है, ये इंडक्शन क्या होता है, तो इंडक्शन मैं आपको पहले सिंपल समझाऊंगा आपकी डेली लाइफ का, कि आपकी डेली लाइफ में भी आपका इंडक्शन होता है। सुनिए साहब, सुनिए मेरी बात को, आपकी डेली लाइफ में भी इंडक्शन होता है। देखिए साहब, आप सब ने अपनी अपनी स्टूडेंट लाइफ जी है या आपके साथ में ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ तो हुआ था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ साहब ये बात श्योर है, ये होता है। अब क्या हुआ साहब, एक दिन की बात है, मेरी ही बात बता देता हूँ मैं आपको, वहाँ इंडक्शन समझाता हूँ इंडक्शन होता कैसे है। मतलब इंडक्शन अपनी फिजिक्स में तो ही है, अपनी डेली लाइफ में भी इंडक्शन है। तो हुआ क्या साहब, एक बार मैं क्लास के अंदर नहीं गया और मैंने बदमाशी कर दी थी कुछ। तो हमारे जो गुरुजी थे, जो हम उनको अपने माता पिता की तरह मानते थे, प्रणाम साहब उन सबको, ठीक है साहब। तो बात को सुने साहब, कुछ बदमाशी करी मैंने और मुझे 2 जूत मार के, हमारे टाइम में जूत ही पड़ते थे साहब, हमारे टाइम में डांटते वाटते नहीं थे, सीधा जूत। तो साहब हुआ क्या कि एक दिन की बात है, मेरे को मेरे टीचर ने, मेरे गुरुजी ने किसी बात पे पीटा और पीट के क्लास से बाहर निकाल दिया। अब अपन क्लास के बाहर चले गए, अपन दुखी होकर बैठे हुए हैं और मुंह जो है वो रुआंसा हो रहा है, ठीक है, और मैं दुखी हूँ। और मेरे दोस्त को ये बात पता थी, मेरा लंगोटिया, मेरा बहुत प्यारा दोस्त, जिसको ये बात पता थी कि साहब ये चीज़ इनके साथ आज हो गई है और आज इनको खूब जूत पड़े हैं आज मेरे भाई को। तो साहब वो आया और आके उसने देखा। अब दोस्त लंगोटिया होता है, उसको बड़ी खुशी होती है जब आपके जूत पड़ते हैं, तो उसको अंदर ही अंदर बड़ी खुशी होती है। दोस्तों को आपके जब जूत पड़ेंगे, आपकी जब डांट पड़ेगी, आपकी जब मार पड़ेगी, तो उसको असली खुशी जो होती है वो आपके सबसे नियरेस्ट दोस्त को ही होती है। अब साहब उसको बड़ी खुशी हुई इस बात से, तो वो वहाँ दूर से जब आ रहा है, दूर से आ रहा है, तो मुझे देखा, उसने मुझे देखा और जैसे वो मेरे पास में आता जा रहा है, उसकी स्माइल जो है वो यहाँ से कानों तक पहुँच रही है, मतलब 36 इंची की जो है उसकी स्माइल हो रही है। और वो हंसता हुआ मेरे पास आया, मुस्कुराता हुआ मेरे पास में आया। मैंने उसको देखा, अब थोड़ी देर तक मैं उसको देखता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं भी। अब क्या हुआ सब, कारण तो कुछ भी रहा हो, बात कुछ भी रही हो, बट मैं भी उसको देख के मुस्कुराया। ठीक यही होता है आपके साथ भी।
यही होता है जब आप अपने दोस्त को देखते हैं और वो आपके पास में आता है और वो अगर आपको स्माइल करता है तो उसके इंडक्शन से आप भी उसको स्माइल करते हैं। अगर वो हंसता हुआ आ रहा है तो आप भी स्माइल करेंगे। अगर आप किसी आदमी को देखते हो जो हंस रहा है, बहुत ठहाके लगा रहा है, आपको नहीं पता कि कारण क्या है, वो क्यों हंस रहा है, बट अगर आपने उसको देखा, आपने उसको अगर देखा तो आप भी उसको देखकर स्माइल करते हैं। आप भी उसको देखे क्या करते हैं दोस्त, स्माइल करते हैं, मतलब आप भी हंसने लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ इमोशनल लोग बागी होते हैं जो ऐसी घटनाएं होती हैं उनके साथ में, जैसे आपके घरों में भी हो सकता है, आपकी मम्मी के साथ में हो, आपकी सिस्टर के साथ में ऐसा हो कि वो कोई मूवी देख रही हैं और मूवी में कोई इमोशनल सीन आ गया साहब, बहुत दुख भरा, कि साहब जैसे किसी की डेथ हो गई किसी की, या कोई ऐसा इमोशनल सीन क्रिएट हो गया साहब। अब वहाँ पर मूवी में जो भी उसके किरदार हैं वो उनमें से किसी ने रोना चालू किया और वो रो रहा है तो उसको देखा देखी उस दुख को फील करके, उस चीज़ को फील करके आपकी घर में बैठी हुई मम्मी को या आपकी सिस्टर के भी आंखों में आंसू आ गए, तो ये कहलाता है इंडक्शन। यानी इंडक्शन किसे कहते हैं, भैया कोई उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हमने उसके दुख को फील किया, हमने उस चीज़ को फील किया और हमारी आंखों में भी आंसू गए, दिस इज इंडक्शन। आ रही बात समझे। आप कपिल का कॉमेडी शो देखते होंगे, वहाँ वो कोई मस्ती कर रहा है, वो हंस रहा है और वो कोई चीज़ को कर रहा है, या कपिल को आप हंसते हुए देखकर आप भी हंसने लग गए, दिस इज इंडक्शन। यानी इंडक्शन ऐसे होता है। ठीक है, ये थे हमारे डेली लाइफ के इंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल। ऐसा ही आपने एक इंडक्शन का एग्जाम्पल देखा था, वो ये था कि एक पेंडुलम यहाँ से लटका हुआ है ऐसा, इसके पास में और भी बहुत सारे पेंडुलम लटके हुए हैं, और भी बहुत सारे पेंडुलम लटके हुए हैं साहब। पेंडुलम ए है, पेंडुलम बी है, पेंडुलम सी है और पेंडुलम डी है। आपने सिर्फ पेंडुलम ए को वाइब्रेट कराया, सिर्फ पेंडुलम ए को, और आपने इसको वाइब्रेट करा के छोड़ दिया। आप क्या देखते हो, क्या देखते हो, आप ही देखते हो कुछ देर बाद में पेंडुलम बी, पेंडुलम सी, पेंडुलम डी भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। कैसे साहब, ये था इसके इंडक्शन से, ये कहलाता है मैकेनिकल इंडक्शन। ये वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये करना चालू कर देगा, ये करना चालू कर देगा, ये करना चालू कर देगा। शुरुआत में सब पेंडुलम की लेंथ अलग अलग है, तो सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन चालू होंगे, सब अपने अपने फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेंगे, बट कंटिन्यूअसली इंपल्सिव पीरियोडिक फोर्स, ये बॉडी उसमें फोर्स लगाई जा रही है। तो कुछ देर बाद में ये सब जो पेंडुलम है बी सी डी, ये पेंडुलम अपनी फ्रीक्वेंसी को छोड़कर इसकी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज फोर्थ वाइब्रेशन। ये 11th क्लास में डैम्प्ड मोशन में अपन लोगों ने एसएचएम की टॉपिक में पढ़ा होगा। ऐसा ही एक ट्यूनिंग फॉर्क है, जैसे ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क बना रहा हूं जी, बंदर कर ले, चालू हो गया सर, चीयर्स। ट्यूनिंग फॉर्क है, ग्लास नहीं है। एक ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वाइब्रेट करा, एक ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने वाइब्रेट करा और यहां रख दिया। क्या देखता हूं मैं कुछ देर बाद में, ये जो दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है ये भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, दिस इज मैकेनिकल इंडक्शन। बात आई समझ में आपको कि मैकेनिकल इंडक्शन किसे कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किसे कहते हैं और कैसे हम चार्ज देंगे थ्रू इंडक्शन मेथड। चार्ज इंडक्शन के मेथड से कैसे जाएगा, अगर इसको आप देखना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और इसको ही हम बना देंगे मेथड ऑफ चार्जिंग थ्रू इंडक्शन। देखो मेरे पास में ये एक बॉडी है और ये बॉडी जो है वो बी कह देता हूं मैं इसको, बी बॉडी है और ये बिल्कुल न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, मतलब चार्जेस तो हैं इसमें बट नंबर उनका सेम है। अब मैं इस बी बॉडी को यहां रखता हूं और स्टेप फर्स्ट, पहले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, पहले स्टेप में यहां से एक चार्ज्ड बॉडी इसके पास में लाऊंगा। सपोज जो चार्ज बॉडी ला रहा हूं वो ये लेके आया हूं और वो पॉजिटिवली चार्ज है और ये ए बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। शर्त है दोस्त इंडक्शन की, मैं यहां एक ट्यूनिंग फॉर्क बजाऊं और दूसरा वहां रखा हुआ है तो उसमें वाइब्रेशन जाएंगे नहीं।
मैंने बहुत सारे पेंडुलम लटकाए, एक पेंडुलम यहां लटकाया, दूसरा पेंडुलम इससे बहुत ज्यादा दूर लटकाया उसी रस्सी से, क्या वो इसको वाइब्रेशन करने पे वो वाइब्रेट करेगा? नहीं, नहीं करेगा। मैं मुस्कुराता हूं, मेरा दोस्त मुझसे बहुत ज्यादा दूर है, क्या वो मेरे इस मुस्कुराहट के इफेक्ट में आ पाएगा? क्या वो मुझे देख पाएगा? नहीं देख पा रहा है, मेरे फीलिंग्स को नहीं जान पा रहा है, तो वहां वो नहीं मुस्कुराएगा। लेकिन जैसे ही वो मेरे रेंज में आएगा, अब मैं तो नेचुरली वो भी मुस्कुराएगा। इसमें एक शर्त है, चाहे इंडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन हो, चाहे मैकेनिकल इंडक्शन हो, चाहे डेली लाइफ का इंडक्शन, इसमें एक शर्त है कि डिस्टेंस जो होनी चाहिए दोनों बॉडी में, जिसमें चार्ज इंड्यूस्ड करना है, जिसमें मुझे इंडक्शन का इफेक्ट डालना है वो, और जो ऑलरेडी ऐसा कर रही थी उसमें डिस्टेंस सफिशिएंटली कम हो, मतलब वो सफिशिएंटली क्लोज हो, यानी ये दोनों पास में होने चाहिए। मतलब पास में होना चाहिए तो ही ये घटना होगी। जैसे फ्रिक्शन में रब करो, कंडक्शन की शर्त थी कि कनेक्ट करो, ठीक वैसे ही इसकी शर्त है कि आप इन दोनों को पास में लाओ। अगर ये इन दोनों को पास में लाएंगे तो क्या होगा? जैसे ही मैं बी बॉडी को रखकर इसके ए पास में लाया, तो ये ए बॉडी क्या करेगी? जो भी चार्ज इसके अपोजिट थे, ये पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज, कोई अपनी तरफ अटैक करेगी, तो इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी यहां तक। इसके सारे नेगेटिव, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स, इसके सारे नेगेटिव को ये इधर अटैक कर लिए जाएंगे, और जो इसके सिमिलर चार्ज थे वो रिपेल कर दिए जाएंगे यहां से, और ये पोजीशन होगी। ये बात मैं आपको एक वीडियो के जरिए भी बताऊंगा। Consider two identical isolated spheres, one carrying charge Q and the other having no net charge. If they are brought in contact and then separated, then after separation, each of the two spheres will have the same amount of electric charge on them, that is Q by 2. It can be said that we have established Q by 2 electric charge on the other sphere through contact. This is called charging by conduction. Next, we shall see another method of charging any substance. Consider an isolated sphere. The net electric charge on the sphere is 0. Plastic rod rubbed against fur is brought close to the sphere. The charge on the rod is negative. The free negative charges on the sphere as a result of repulsion go to that part of the sphere which is away from the rod. When the sphere is connected to the earth through a conducting rod, the electrons on the sphere are conducted to the earth. The sphere retains the positive charge even if the connection with the earth is removed. When the plastic rod is moved away from the sphere, the positive charge is spread all over the surface of the sphere. In this way, a body can be charged without bringing it in physical contact with another charged object. This phenomenon is called the induction of electric charge. अब क्या हुआ साहब, यहां पर ये, अच्छा अगर मैं इसको हटा दूं तो वापस वही पहले वाली पोजीशन बन जाएगी जो बनी हुई थी। अब मैं इसके पास में लिया, ये स्टेप 1 हो गया। अब क्या हुआ साहब, ये स्टेप 1 अपना पूरा हो गया, यहां पर ये चीज हो गई। और अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं साहब, स्टेप 2 मैं ये बॉडी अपनी ए जैसी थी उसको ठीक वहीं पे रहने दिया, उसी जगह पे रहने दिया। बॉडी ए पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास में बॉडी बी रखी हुई है और ये बॉडी बी है, इस पर मेरा ये नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पर मैंने क्या किया साहब, बॉडी बी की ये जो दूसरी सरफेस है इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो सारा पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया, ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ये यहाँ से सारा पॉजिटिव चार्ज जो था, इसका जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सारा का सारा अर्थ में चला गया। वास्तव में पॉजिटिव चार्ज अर्थ में नहीं जाता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम अर्थ टू बॉडी, यहाँ ये यूँ जाते हैं। और ये जो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज था, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई थी, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं।
बट हम बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि यहां का सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ पे चला गया। अब सवाल उठता है, जोड़ा तो इस पूरी बॉडी का था, अर्थिंग तो पूरी बॉडी की थी, तो ये नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया? एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं कि नेगेटिव क्यों नहीं गया। एक कुआं था साहब, सुने, एक कुआं था, उसके पास में 2 बाल्टियां रखी हुई थी। कितनी बाल्टियां रखी हुई थी? 2। हमने दोनों बाल्टियों को कुएं के अंदर गिरा दिया। एक बाल्टी छपाक कुएं में जाके गिरी, धड़ा, और एक बाल्टी जो थी वो कुएं में नहीं गिरी। बताओ क्यों नहीं गिरी? दूसरी बाल्टी समझदार थी, उसको पता था मुझे गिरना नहीं है। ऐसे एक बाल्टी कुएं में गिर गई, दूसरी बाल्टी कुएं में नहीं गिरी। बताओ तो क्यों नहीं गिरी? बताओ। सिंपल यार, दूसरी बाल्टी जो थी वो रस्सी से बंधी हुई थी, खत्म। दूसरी बाल्टी जो थी वो रस्सी से बंधी हुई थी, इसलिए नहीं गिरी। अरे सर बोले ये इसका भी क्या, सर क्या पूछ लिया? भैया यहाँ कोई चीज़ समझानी थी मुझे, मेरे कोई भी एग्जाम्पल स्टडी से बाहर नहीं होगा। हम कोई ना कोई चीज़ के बारे में बात करें, कोई ना कोई चीज़ समझानी है, इसलिए बता रहा हूँ वाली बात। क्या हुआ साहब, ये 2 बाल्टियाँ थी, एक बाल्टी कुएं में गिर गई, दूसरी बाल्टी कुएं में क्यों नहीं गिरी? दूसरी बाल्टी कुएं में इसलिए नहीं गिरी कि वो बंधी हुई थी, यानी कि नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं गया? नेगेटिव चार्ज अर्थ में इसलिए नहीं गया दोस्त कि नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव के अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। बात समझ में आई कि वो ही क्यों गया, ये क्यों नहीं गया? 2 बाल्टियां थी, एक बाल्टी को मैंने, दोनों बाल्टी को मैंने कुएं में गिराया, मतलब कनेक्ट किया। एक बाल्टी कुएं में गिर गई जाके, दूसरी बाल्टी नहीं गिरी। अब दूसरी बाल्टी कुएं में क्यों नहीं गिरी मेरे भाई? दूसरी बाल्टी कुएं में इसलिए नहीं गिरी क्योंकि वो बंधी हुई थी, किससे? रस्सी से। दूसरी बाल्टी क्यों नहीं गिरी? ये वाला चार्ज क्यों नहीं गया? ये बंधा हुआ था, किससे? इसके अट्रैक्शन से। बात क्लियर? मतलब ये नहीं जाएगा। ये स्टेप 2 खत्म हुआ सा मेरा। अब बात करते हैं हम लोग स्टेप 3 की। स्टेप 3 में मैं क्या करता हूं, ये स्टेप 3 है मेरा। मैं ये अर्थ से जो इसका कनेक्शन बनाया था, मैं ये कनेक्शन हटाऊंगा। अर्थ से मैंने कनेक्शन हटाया था, अर्थ से मैंने कनेक्शन हटाया। ये मेरी बॉडी ए थी जो कि जहाँ है वहीं है, ये बॉडी ए है साहब, ये मेरी बॉडी ए है, और ये मेरी बॉडी बी है। बॉडी बी का मैंने अर्थ से कनेक्शन हटा लिया। आप सोच रहे होंगे पास कैसे गया? भैया उतनी दूरी पे है, जितनी डिस्टेंस पे था उतनी पे ही है। तो ये पोजीशन होगी, यानी बॉडी बी की जो पोजीशन होगी वो ये होगी। ये स्टेप 3 मैंने सिर्फ अर्थ से कनेक्शन हटाया। अब क्या करूँगा? स्टेप 4 करूँगा। स्टेप 3 के बाद में क्या करूँगा? स्टेप 4 ही तो करूँगा। मैंने बॉडी ए को यहाँ से हटा लिया, रिमूव बॉडी ए, ए बॉडी को हटा लिया। और ए बॉडी को जब मैंने हटाया तो आफ्टर रिमूव बॉडी ए जो चार्ज था वो चार्ज, अगर ये स्फीयर ले रहे हो तो इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, यानी यहाँ कहानी हो गई। अब शुरुआत में देखा जाए तो ये बॉडी बी जो थी न्यूट्रल थी, और फाइनली इस पे देखा जाए तो चार्ज नेगेटिव है। कुछ बातें नोट करिए। यहाँ बॉडी ए जो थी वो शुरुआत के अंदर, बॉडी बी जो थी, सॉरी, शुरुआत के अंदर जो बॉडी बी थी वो न्यूट्रल थी, और फाइनली ये सब प्रोसेस करने के बाद बॉडी बी पर एक चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, दैट इज नेगेटिव। यानी बॉडी ए पे चार्ज देख कौन सा था? बॉडी ए पे चार्ज था पॉजिटिव। बी पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ ड्यू टू बॉडी ए, बॉडी पास में लाया ए को, तभी तो ये सब हुआ। अगर बॉडी ए को पास में नहीं लाता तो ये सब होता क्या? नहीं होता। तो बॉडी बी पे जो चार्ज बचा, वो बचा नेगेटिव। एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं इस काम को। मैं ये सब हटा रहा हूँ और एक दूसरे एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। ये सब हटा देते हैं अपन, ये सब हटा दिया सब अपने। यही स्टेप्स सारे अपन वापस करेंगे। देखिए साहब, मैं यहाँ बॉडी ए को नेगेटिव चार्ज देके रखता हूँ। मान लो इसको मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो चार्ज इंड्यूस होगा, फाइनली जो चार्ज बचेगा चारों स्टेप को करने के बाद में, क्या वो इस चार्ज का अपोजिट चार्ज होगा? क्या ये अगर ये नेगेटिव है तो क्या वो पॉजिटिव बचेगा? मैं ये देखना चाहता हूँ।
इस बॉडी ए को जो नेगेटिव चार्ज थी वो बॉडी बी के पास में लाया, तो इसने अपने अपोजिट चार्जेस को यहाँ अपोजिट चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट किया। इसका अपोजिट चार्ज पॉजिटिव था, इसको इसने अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया सर। सिमिलर चार्जेस को इसने रिपेल किया, वो दूर भेज दिया। अब क्या हुआ साहब, मैं इसकी अर्थिंग करूँगा। जब मैं इसकी अर्थिंग करूँगा तो यहाँ चार्ज जो था वो आपका नेगेटिव था, ये नेगेटिव, या मैंने इसकी अर्थिंग करी, यहाँ मेरे पास चार्ज पॉजिटिव था, और इस बार जो यहाँ जितना भी नेगेटिव था वो सारा का सारा नेगेटिव, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे अर्थ में चले गए। अब क्या हुआ साहब, यहाँ स्टेप थर्ड की बात करें तो ये मैं अर्थ का जो कनेक्शन कर रखा है बॉडी बी का वो मैंने हटा दिया। बॉडी बी का अगर कनेक्शन हटा दिया तो ये यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचा रहा है, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होकर इसकी तरफ झुका हुआ है। अब मैं रिमूव कर रहा हूँ बॉडी ए को। बॉडी ए को रिमूव किया तो ये जो चार्ज था वो इसकी सारी सरफेस पर स्प्रेड हो गया। फाइनली देखें साहब, बॉडी बी पे जो चार्ज बचा वो कैसा बचा, पॉजिटिव, और आपके पास चार्ज था कौन सा, नेगेटिव। यानी कि एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, पानी की तरह साफ है कि जो इंड्यूस चार्ज होता है ना, जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के अपोजिट साइन होगा। अब कितना चार्ज इंड्यूस हुआ ये सब प्रोसेस करने के बाद, या कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये सब करने के बाद, इसको अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले को प्रूफ करना अपने सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूले का ख्याल रखना है। और फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका, इंड्यूस चार्ज को मैं क्यू डैश से लिखूंगा, माइनस ऑफ क्यू 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला होता है। रिपीट करता हूं फॉर्मूले को, इंड्यूस चार्ज क्या होगा क्यू डैश, इसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ क्यू 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर। जो भी इंड्यूस चार्ज आपके पास था वो इंड्यूसिंग चार्ज का हमेशा अपोजिट साइन मिल रहा है। अगर इंड्यूसिंग बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो इंड्यूस चार्ज नेगेटिव होगा, और इंड्यूसिंग बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज है तो वहाँ पॉजिटिव होगा। और अगर ये अगर आपकी पॉजिटिवली चार्ज है तो इंड्यूस चार्ज नेगेटिव होगा, यानी हमेशा अपोजिट साइन होगा। आखिर इंड्यूस चार्ज होगा कितना, अगर आप ये बात करें इंड्यूसिंग चार्ज क्यू है तो इंड्यूस कितना होगा, तो ये क्यू डैश। इसका एक फॉर्मूला क्यू डैश इक्वल टू माइनस का क्यू 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। हर मीडियम का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप यूं समझ लेंगे रेजिस्टेंस होता है, और हर मीडियम का वो रेजिस्टेंस अलग होता है। हर मीडियम का अपना एक रेजिस्टेंस और हर एक का अलग अलग होगा। और सबसे कम जो होता है वो होता है एयर का। एयर का मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि एप्सिलॉन आर क्या होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। डायमेंशन कैसे निकलेगी साहब, चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1, ये हो जाएगा A²T², बाकी आपका फोर्स की M1 L1 T-2 और ये आपका L2। यहाँ से इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं आप लोग, M1 L-3 ये ऊपर गया तो T4 और ये आपका A2, यानी आपकी जो इसकी डायमेंशन आई वो आई आपकी M-1, ये M ऊपर गया, ये L3 L-3, ये T2 ऊपर जाके T4 हो गया, ये A2। ठीक है, यानी M-1 L-3 T4 और A2 ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम। ये वैक्यूम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और किसी भी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग अलग होता है, हर मीडियम का अलग अलग होगा, बट सबसे कम जो होता है वो होता है आपके वैक्यूम का। अब वैक्यूम का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो सबसे कम होगा, सबसे कम वैक्यूम का है। हर मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अगर अच्छा तुम्हारे दिमाग में अगर एक क्वेश्चन उठ रहा हो कि ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या भला है,
कोई भी चार्ज अगर कहीं रखा गया है तो वो अपने चारों ओर एक फील्ड का प्रोडक्शन करता है, जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इससे एक इमेजिनरी लाइन्स निकलती है, इमेजिनरी रेज निकलती हैं, जैसे लाइट की रेज होती है, बिल्कुल ऐसा ही मान लो आप कि ऐसी रेज निकलती हैं और उन रेज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन लाइन्स को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी मीडियम इन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को कितना रोक सकता है, कितना रेजिस्टेंट करेगा, कितना रोकेगा, इसकी क्षमता, इसकी कैपेसिटी उस मीडियम का कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे आप मुझे समझो कि अगर मुझे आप एक, मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर चल सकता हूँ किसी भी प्लेन रोड पर, मेरी कैपेसिटी है। मैं 10 किलोमीटर चलने के बाद में मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और मैं गिर जाता हूँ। अब एक प्लेन रोड है, बिल्कुल खाली रोड है, और मैं उसमें चलना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं ठीक 10 किलोमीटर जाके गिरूंगा, पक्की बात है। लेकिन अगर बालू मिट्टी में अगर मुझे कोई चलने के लिए कहते तो आप सोचो कि क्या मैं बालू मिट्टी के अंदर, मेरी क्षमताएं फिक्स है, मेरी एनर्जी फिक्स है, क्या मैं ठीक 10 किलोमीटर जाकर ही गिरूंगा या पहले ही गिर जाऊंगा? डेफिनेटली पहले गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो बालू मिट्टी थी, जो रेतीला रास्ता था, उसने कंपेयरली ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा किया मेरे लिए। ठीक है साहब, चलो दूसरी तरह सोचते हैं। मैं घुटनों तक पानी भर लेता हूँ, और ऐसा एक रास्ता जिसमें घुटनों तक पानी भरा हुआ है, आप कभी चल के देखना आप उसमें, और जब आप उसमें चलोगे तो आपको अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और अब भी क्या मैं 10 किलोमीटर चल पाऊंगा? ऐसे मेरे घुटनों तक पानी भरा हुआ है, क्या मैं उसमें अब भी 10 किलोमीटर चल पाऊंगा? नहीं, मैं बहुत पहले गिर जाऊंगा। हो सकता है मैं 5 किलोमीटर चल पाऊँ, और अगर पॉसिबल तो नहीं है, मैं भी मानता हूँ नहीं है, लेकिन अगर शहद भर दूँ तो क्या मैं 5 किलोमीटर भी चल पाऊँगा? उसकी विस्कोसिटी और ज़्यादा हो गई मेरे भैया, नहीं चल पाऊँगा। हरी बात समझे? यानी कि हर मीडियम का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक ऐसे ही हर मीडियम का अपना एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को उसमें से पार होना है, उसकी नंबर्स को डिसाइड करता है। ये सबसे कम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे परमिटिविटी भी कहते हैं, सबसे कम जो परमिटिविटी होती है वो वैक्यूम की होती है। अब किसी भी मीडियम की अगर आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालते हो, उसको हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन एम से। यानी एप्सिलॉन एम क्या है? एप्सिलॉन एम किसी मीडियम की क्या है? परमिटिविटी, या ये कह दो किसी भी मीडियम का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अगर मैं इसमें एयर की परमिटिविटी का डिवीजन कर दूं, तो जो यूनिट इसकी थी वही यूनिट इसकी है, जो डायमेंशन एप्सिलॉन एम की होती है वही एप्सिलॉन नॉट की होती है, तो एक नंबर आता है एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है, जो वहां काम आ रहा है, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात है, ये कहलाता है। अब क्योंकि ये सबसे छोटा होता है, इससे छोटा कोई है ही नहीं, तो बाकी सब जो आएंगे वो इससे बड़े ही होंगे, किसी भी मीडियम का निकाला जाए। यानी ये जो एप्सिलॉन आर आएगा, जो कि एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो है, वो एप्सिलॉन आर है, और ये एप्सिलॉन आर हमेशा 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा कैसे होगा भाई? एप्सिलॉन नॉट से छोटा कोई है ही नहीं। तो जब इसमें मैं किसी भी मीडियम की परमिटिविटी में एयर वैक्यूम की परमिटिविटी का डिवीज़न करूँगा, तो ये आएगा, और ये सबसे कम होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। हाँ, वैक्यूम की परमिटिविटी निकालें, रिलेटिव परमिटिविटी निकालें, तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1, यानी कि वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 है। ऐसे ही मैं डिफरेंट मीडियम का परमिटिविटी का कंपैरिजन करूंगा वैक्यूम की परमिटिविटी से, और जब मैं इनका कंपैरिजन करूंगा तो मेरे पास एक वर्ड आएगा, एक नई चीज़ आएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये एक सिंपल रेशियो है, सिंपल रेशियो 2 चीज़ों का। और मैं आपको यहाँ पर कुछ परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मीडियम की बता रहा हूँ, और किस मीडियम की क्या क्या होती है, आप मेरे साथ याद करेंगे। वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 1 होती है। एयर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, वो एयर की जो एप्सिलॉन आर होता है वो होता है 1.003, विच इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ एयर की और वैक्यूम की रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, मतलब
जो मीडियम का, एयर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और जो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये होती है साहब एयर की 1.003, जिसे हम लोग 1 मान सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज इक्वल टू दिस। अगर मैं केरोसिन के ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी बताऊं तो ये होती है 2। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको डिफरेंट ऑफ मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा और आप मेरे साथ यहीं की यहीं याद करेंगे, आप भी। ठीक है, केरोसिन के ऑयल की रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो होती है 2। पैराफिन वैक्स जानते हो ना, मोम, पैराफिन मोम जो होती है, पैराफिन वैक्स की होती है 2.1, रबड़ की होती है 3। ट्रांसफार्मर्स जो हमारे घरों के पास में लगाए जाते हैं वो हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं और उनके अंदर जो ऑयल भरा जाता है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है 4। बेकेलाइट की होती है 5। डिफरेंट ऑफ ग्लासेस की होती है 5 to 10, 5 से 10 अलग अलग ग्लासेस होते हैं, अलग अलग मटेरियल होता है, उनकी होती है 5 to 10। माइका की होती है 6। मार्बल की, मार्बल संगमरमर मार्बल की जो होती है वो होती है 8। ग्लिसरीन की होती है 50। वाटर की होती है 81 और कंडक्टर्स, चाहे कोई सा भी कंडक्टर क्यों ना हो, कंडक्टर्स की होती है इनफाइनाइट। तो एक छोटा सा मैं उसमें लिख देता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज 1.003, फॉर केरोसिन इज 2, फॉर पैराफिन वैक्स इज 2.1, एप्सिलॉन आर फॉर रबड़ इज 3, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसके लिए होती है 4, जो आपके पास में होता है बेकेलाइट का होता है आपका 5, डिफरेंट ऑफ ग्लासेस का होता है 5 to 10, और जो एप्सिलॉन आर होता है वो माइका का होता है 6, और जो मार्बल होता है उसका होता है 8, और जो आपका एप्सिलॉन आर होता है ग्लिसरीन का होता है 50, और जो एप्सिलॉन आर फॉर वाटर के लिए अगर आप लोग देखें, एप्सिलॉन आर अगर हम लोग वाटर का लिए देखें तो एप्सिलॉन आर फॉर वाटर के लिए होती है ये 81 और कंडक्टर्स के लिए होती है ये इनफाइनाइट। यानी आपको भी याद हो गया होगा, तो झटाझट बोलेंगे, फटाफट बोलेंगे। एयर के लिए होती है 1.003, एयर के लिए होती है कितनी, एप्सिलॉन आर, एयर के लिए कितनी होती है 1.003, केरोसिन के ऑयल के लिए 2, पैराफिन वैक्स के लिए 2.1, रबड़ के लिए 3, ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए 4, बेकेलाइट के लिए 5, डिफरेंट ग्लास के लिए 5 to 10, जो माइका है माइका के लिए होती है कितनी 6, और जो बेकेलाइट है उसके लिए 5, डिफरेंट ग्लासेस के लिए 5 to 10, जो मार्बल है उसके लिए होती है 8, और ग्लिसरीन के लिए होती है 50, वाटर के लिए होती है 81 और कंडक्टर के लिए होती है इनफाइनाइट। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था याद करना, ये सब वैल्यूज़ दी जाती है, पढ़ना दे तो हम जैसा टीचर होता नहीं देता भैया, तो याद होना चाहिए। अब आप डिफरेंट जब जगह पहुँचोगे यार, तो एक बात है, मैंने एक चीज़ देखी कि एक बुक में मैंने वाटर की जो ये रिलेटिव परमिटिविटी देखी, मैंने देखी 81, एक बुक में देखी 80 और एक बुक में देखी 79। तो आखिर सही कौन सी है? 81 सही है, 80 सही है, 79 सही है, या इन दोनों का एवरेज लेके 80 कर दो, 80 सही है? कौन सी सही है सोचो? तीनों ही सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। खास बात है वाटर के लिए या किसी भी मीडियम के लिए, जैसे जैसे किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी, यानी उस मीडियम का जो परमिटिविटी है या रिलेटिव परमिटिविटी है उस मीडियम की, वो लगातार कम होती चली जाएगी। अर्थात टेम्परेचर के बढ़ाने पर रिलेटिव परमिटिविटी डिक्रीज होती है, यानी रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वो लगातार कम होती चली जाएगी। यानी टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट जान रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज डिक्रीज, वो कम होगी। ठीक है, ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब साहब हम लोग बात करते हैं चार्ज जो इंड्यूस होता है, वो इंड्यूस चार्ज कितना होता है, तो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो कितना होगा। और फाइनली हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ एक स्फीयर लिया और इसको मैंने चार्ज दे दिया मान लो 50 कूलम, और यहाँ मैंने पार चार्ज दिया 50 कूलम, और इसको मैंने 50 कूलम पॉजिटिव चार्ज दिया, और इसके पास में एक ऐसा ऑब्जेक्ट लाके रखा, इसके जो बहुत इसके पास में है, वो चारों पांचों स्टेप जो करने थे वो कर चुका हूँ, 4 स्टेप मैं कर चुका हूँ, और फाइनल बात करूँगा। और इस मीडियम का जिसका भी है उस एप्सिलॉन आर जो था उसका 10 था, यानी इसका एप्सिलॉन आर कितना है 10। तो मैंने आपसे पूछा कि इसमें फाइनली जो चार्ज इंड्यूस होगा कितना होगा, तो आप पहले फॉर्मूला लगाएंगे, Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q
1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर, यानी आप फॉर्मूला लगाएंगे क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू और 1 माइनस का 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। यहां पर क्या कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्यू डैश इज इंड्यूस चार्ज, क्यू इज इंड्यूसिंग चार्ज, दिस इज इंड्यूसिंग चार्ज, दिस वन इज इंड्यूस्ड चार्ज। जो इस पे चार्ज इंड्यूस होगा, जो इस पे चार्ज आएगा उसको इंड्यूस्ड चार्ज बोला जाता है। जो ये बॉडी जो चार्ज पैदा करेगी वो इंड्यूसिंग बॉडी हो गई। तो इंड्यूसिंग चार्ज इज 50 एप्सिलॉन आर, सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं यहाँ फॉर्मूला रखूंगा क्यू डैश इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस का 50, ये क्यू मेरे पास में जो था वो लिख लो आप, क्यू इज इक्वल टू आपका 50 है और एप्सिलॉन आर जो है वो आपका 10 गिवन है। तो आपका ये माइनस 50 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ 10, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50 इंटू 9/10, 9/10 मतलब यहाँ से ये गया, यानी क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का 45 कूलम, यानी क्यू जो था वो था 50 कूलम और जो इंड्यूस चार्ज था क्यू डैश वो माइनस ऑफ 40 कूलम है। ये बात तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इंड्यूस चार्ज जो होगा वो हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा, यानी इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग से हमेशा कम होता है मैग्नीट्यूड वाइज। बट आप यहाँ अगर दोनों के मैग्नीट्यूड को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 50 है, इसका 45 है, यानी कि मैंने एक बात कही कि जो क्यू डैश है उसका मैग्नीट्यूड कम है क्यू से, यानी इंड्यूसिंग चार्ज में अगर आप देखें तो इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूसिंग से कम है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, और यहाँ मैं इस बॉडी को क्या चार्ज दूं बताओ। मैंने दे दिया मान लो माइनस का 30 कूलम, दे दिया, और मैंने माइनस का 30 कूलम दे दिया सब इसको। यहाँ देखिए साहब, इसको मैंने माइनस का 30 कूलम चार्ज दे दिया, ये माइनस का 30 कूलम चार्ज दिया, और यहाँ मैंने रबड़ का एक गोला ला के रख दिया। रबड़ मतलब जिसका रिलेटिव परमिटिविटी आपने बताई थी मुझे 3 होती है, यानी इसका एप्सिलॉन आर जो है वो 3 है। फाइनली मैं देखना चाहता हूँ इस रबड़ पर स्टेप 1, स्टेप 2, 3rd और 4 करने के बाद कौन सा चार्ज बचेगा। उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास में, ये क्यू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर। आप इस माइनस का कुछ नहीं कर सकते, माइनस का फॉर्मूला, माइनस जो है वो फॉर्मूले में इनबिल्ट है, आप इस माइनस को नहीं छू सकते। यानी क्यू डैश इज इक्वल टू, दिस इज इंड्यूसिंग माइनस ऑफ 30, ये माइनस ऑफ 30, ये मैं सिर्फ इसकी जगह रख सकता हूँ, सिर्फ इसकी जगह माइनस ऑफ 30, ये 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ रबड़ के लिए था 3, ये आपका इंड्यूस चार्ज क्यू डैश हो गया माइनस माइनस प्लस ये 30, और ये हो गया आपका 2/3 मतलब यहाँ से ये गया तो आपका क्यू डैश इज इक्वल टू हो गया 20 कूलम। देखिए साहब, मेन चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज था नेगेटिव और इंड्यूस चार्ज है आपका पॉजिटिव, यानी कि फिर से आप अगर एक चीज को देख रहे हो तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इंड्यूस चार्ज की नेचर इंड्यूसिंग चार्ज से हमेशा अपोजिट होगी। आप 1000 बार करके देख लेना, यही होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग देखें तो क्यू डैश की जो वैल्यू है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस चार्ज का वो इंड्यूसिंग चार्ज से फिर से कम है। अगर मैं यहाँ आपको 100 एग्जाम्पल भी करा दूं ना ऐसे, तो आपको सब में एक ही चीज देखने को मिलेगी कि जो आपका इंड्यूस चार्ज है, आप खुद भी कर सकते हैं ये बना के, ऐसे 2 स्फीयर बनाएं, फिर आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, तो आपका जैसे यहाँ मैंने मान लिया कि मैंने 810 कूलम चार्ज दे दिया पॉजिटिव यहाँ पर, और मैंने इसके पास में रख दिया पानी का गोला, और पानी का वाटर का होता है ये 81, यहाँ कौन सा चार्ज दिया पॉजिटिव, फाइनली कौन सा चार्ज बचेगा नेगेटिव। यानी फॉर्मूला क्या था आपका, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, बाकी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन आर, यानी क्यू डैश, ये तो मुझे निकालना है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये निकालना है, ये माइनस फॉर्मूला क्या था, ये क्यू, इस पे कितना था 810 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ पानी का रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, वो आपको 81 पता भी होनी चाहिए, यानी ये हो जाएगा 81 माइनस का 1 और ये 81, यानी यहाँ से बचेगा क्यू डैश इज माइनस का 810 और यहाँ हो गया आपका 80 अपॉन ऑफ 81। चल भैया चल, ये 10, यानी आपका क्यू डैश रिजल्ट हो गया माइनस का 800 कूलम। फिर से देखें, इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज का अपोजिट साइन है। और एक और चीज देखें, क्यू डैश
का मैग्नीट्यूड फिर से कम है क्यू से। तो हम इन सब चीज़ों बातों इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में हम एक लॉ बनाने वाले हैं। और उससे पहले मैं बात कुछ कहूँ, उससे पहले मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। और मैंने यहाँ इस बॉडी को चार्ज दे दिया Q, मान लो Q ही दे दिया, और ये Q पॉजिटिव रहने दिया। और मैंने इसके पास में एक कॉपर का स्फीयर ला के रख दिया। अब मैं देखना चाहता हूं कि यहां इंड्यूसिंग चार्ज Q है, तो इस पे कितना चार्ज होगा। तो कॉपर का कंडक्टर है कॉपर, और इसका एप्सिलॉन R जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी Q डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। तो इंड्यूसिंग चार्ज Q है, और ये 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट, यानी आपका Q डैश जो हो गया दोस्त वो हो गया माइनस ऑफ Q 1 माइनस 1। यहाँ एक बात देखें तो ठीक है, ये बात तो सही है कि जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो नेचर वाइज अपोजिट है, बट एक बात जो देखी जो अभी तक कभी नहीं आई थी अब आ गई, यानी इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो इंड्यूसिंग चार्ज के पहली बार बराबर आया। यानी अभी तक जब भी मैं कोई चार्ज कोई क्वेश्चन कर रहा था और मैं हर जगह देख रहा था कि मेरा जो इंड्यूस चार्ज आ रहा है वो हर जगह इंड्यूसिंग चार्ज से छोटा आ रहा था मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ, अपोजिट तो अभी भी आ रहा है, बट कंडक्टर में मैंने देखा कि कंडक्टर बॉडी अगर मेरे पास में रखी तो जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर आ रहा है मैग्नीट्यूड में। ठीक है साहब, और देख लेते कहीं और कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मान लो मैंने इस स्फीयर के पास, मैंने इस स्फीयर को 20 कूलम चार्ज दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि साहब यहां पर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो फॉर्मूला है मेरे पास में Q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ Q 1 माइनस का 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन R। कंडक्टर्स के लिए एप्सिलॉन R होता है इनफाइनाइट, यानी Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ इनफाइनाइट, यानी आपका Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20। यानी आपकी बात वही आई, इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंड्यूसिंग चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गई, यानी कि कंडक्टर में ठीक उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा जितना कि चार्ज इंड्यूसिंग बॉडी पर है, यानी कंडक्टर्स में इंड्यूस चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं इसके पास में एयर रख देता, सोच लो हर किसी के पास में और कुछ हो ना हो, एयर तो सबके पास में है भैया, तेरे पास में, मेरे पास में, सबके पास में क्या है, एयर है। मान लो ये एयर का स्फीयर है। अब एयर का स्फीयर और एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी वैसे तो थी 1.003, बट उसको तू मान ले 1, यानी एप्सिलॉन R फॉर एयर इज इक्वल टू 1 है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ मैं 20 कूलम का चार्ज दे रहा हूँ, चलो चलो तू नाराज हो जाएगा, 20 कूलम का क्यों दिया, मैं 40 कूलम का देता हूँ, 40 कूलम का पॉजिटिव चार्ज दे दिया। आप देखते हैं साहब एयर में कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो फॉर्मूला होता है Q डैश इज इक्वल टू माइनस का Q मतलब माइनस का 40 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन R 1, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी Q डैश इज इक्वल टू 0। बोल ले ये क्या हो गया, एयर में इंड्यूस चार्ज का क्या हो गया, एयर में इंड्यूस चार्ज 0 हो गया भैया। यानी यहाँ तो बात तो वही आ गई, यहाँ जो इंड्यूस चार्ज इन एयर है वो 0 हो गया, यानी कि एयर में कोई चार्ज नहीं इंड्यूस होगा। ठीक है, अब एक बात और, इस बात को करने के बाद में हम एक बात को और करेंगे। देखिए साहब एक और बात, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर 40 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, और मैंने इसके पास में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दिया, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तू चाहे तो कॉपर का पॉइंट ले ले, लेकिन लेना पॉइंट ये तुझे, चाहे जिस मटेरियल का तुझे पॉइंट लेना पॉइंट ले ले तू बस। अब तू इसको चार्ज देना है, अब मैं पूछूंगा तेरे से इसमें चार्ज क्या होगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में याद रखना मेरी इस बात को, इंड्यूस चार्ज हमेशा 0 होगा, यानी इंड्यूस चार्ज ऑन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होता। अब तू क्या समझाओ, समझ नहीं आई बात, तो देख मैं तुझे एक चीज समझाता हूं, और ये अगले चैप्टर से है, जो कैपेसिटर जिसका अपन नाम देते हैं। किसी भी कंडक्टर की अगर वो स्फेरिकल है तो उसकी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ R, यानी किसी भी गोले की, किसी भी स्फीयर की, कंडक्टर स्फीयर की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब वो कितना चार्ज को स्टोर कर सकता है, चार्ज को स्टोर करने की पावर, दिस इज कैपेसिटी। तो किसी भी चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो रेडियस होती है वो R इक्वल टू होती है 0। ठीक है,
यानी C इज इक्वल टू 0, यानी चार्ज को कैपेसिट करने की पावर पॉइंट ऑब्जेक्ट के पास में नहीं होती है। तो जब किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी 0 होती है तो वो चार्ज को कैपेसिट कैसे करेगा, यानी कि वो चार्ज को कैपेसिट नहीं कर सकता। इसका मतलब मोटे रूप में मेरे से बात करेगा तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पर चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होता। अब तू लेकिन अगर बात करेगा कि नहीं साहब मेरे तो समझ में नहीं आई कैपेसिटी वाले तरीके से, तो मैं तेरे को एक देशी तरीके से समझाता हूं तेरी बात को। देख भैया, यहां ये कंडक्टर पॉइंट ले लिया मैंने, कॉपर का ही ले लिया। अब यहां कितना चार्ज इंड्यूस होगा, -40, यहां पर कितना चार्ज होगा, +40, यानी -40 +40 इंड्यूस होगा नहीं, पर होगा तू मान ले। और ये माइनस और प्लस के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 0, दे आर कैंसिलाइज टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज कर देंगे। बात खत्म हो गई, यानी कहने का मतलब बात वही आ गई वापस, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पर चार्ज को इंड्यूस्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मैं 5 बातें बोलूंगा और तू पांचों बातों पे तेरी मुंडी हिलाते रहना वहां पर बैठा बैठा, और मेरे साथ में रिवाइज करते रहना। पांचों बातें तेरे को समझ में आनी चाहिए। 5 बातें बोलूंगा मैं तुझे। 5 बातें कौन कौन सी बोल रहा हूं वो आप सुनो मुझसे। मैंने कहा पहला, इंड्यूस चार्ज जो होता है वो हमेशा अपोजिट नेचर का होगा इंड्यूसिंग चार्ज से, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, और अगर इंड्यूसिंग बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। इंड्यूस चार्ज ऑन अ एयर में इंड्यूस चार्ज हमेशा 0 होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पर इंड्यूस चार्ज 0 होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पर इंड्यूस चार्ज 0 होगा। क्लियर। और तीसरी बात, इंड्यूस चार्ज जो होता है वो मैग्नीट्यूड में हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से कम होगा, एक्सेप्शन कंडक्टर। अब तो क्लियर। कंडक्टर को छोड़कर बाकी सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें इंड्यूस चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज से मैग्नीट्यूड वाइज छोटा होगा। ठीक है। और कंडक्टर्स में इंड्यूस चार्ज हमेशा इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होगा। अब एक छोटी सी बात और एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। देखें, मैंने भी देखा है, आपने भी सुना होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम। मैंने पूछा आपसे, एक बात पूछा उधर से कि मैंने कहा मुझे बता कि यार कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में से कौन की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आपको भी पता है कि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे एल्यूमिनियम से, यानी एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, बट कंडक्टिविटी कॉपर की ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर 100 कूलम का चार्ज ले लूँ पॉजिटिव, और एक तरफ मैं कॉपर रख दूँ और दूसरी तरफ मैं एल्यूमिनियम रख दूँ, चारों स्टेप्स मैंने पूरे कर लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ तो जरा, दोनों में से किसमें ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, इसमें या इसमें? दोनों में से किसमें ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा? आज याद रखना मेरी बात को, ये ज़्यादा कंडक्टिविटी रखता है, इसकी कंडक्टिविटी कम है। बताओ तो। आ गया? ठीक है। नहीं आया तो सोच, खा गया चक्कर, और चक्कर नहीं खाया तो शाबाश भैया मेरे। Q डैश इक्वल टू माइनस ऑफ Q, 1 माइनस 1 अपॉन ऑफ एप्सिलॉन R, और एप्सिलॉन R चाहे आपका एल्यूमिनियम हो कंडक्टर, चाहे आपका कॉपर हो कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए बोला था हमने, किसी भी कंडक्टर के लिए एप्सिलॉन R जो होता है वो इन्फिनिट होता है। वहाँ मैंने तेरे को कब बताया था कि इस कंडक्टर का ये होगा, इस कंडक्टर का ये होगा। कंडक्टर कोई सा भी हो, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। अगर इसको मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्यों इसकी भी एप्सिलॉन R इक्वल टू इनफाइनाइट है, और इसका भी जो एप्सिलॉन R है वो इनफाइनाइट है, यानी आपका Q डैश इक्वल टू दोनों में ही होगा माइनस ऑफ Q। यानी कि चक्कर मत खाना, मैंने चक्कर देने के लिए बात कर ली थी कि किसके अंदर ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, आपका दोनों में चार्ज इक्वल इंड्यूस होगा। अब एक और बात को समझिएगा। मैंने पूछा, विलियम गिलबर्ट ने बताया था, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं? तो सोच के बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैंने कहा लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल्स, ये हमने पढ़ा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लाइक चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं? तो क्या है आपका आंसर? सोच के बताओ तो। मैं बताता हूँ। देखो, आपने अभी तक जो आपकी नॉलेज थी उसके बेस पर आपने कहा कि साहब लाइक चार्जेस आर ऑलवेज रिपेल्स। ये बात सही भी है, किसी हद तक ये बात सही भी है, बट अगर एक चार्ज मान लो इस बॉडी पर हो कैपिटल Q, और इस बॉडी पर जो चार्ज है वो स्मॉल q है, और दोनों लाइक चार्जेस हैं, लेकिन एक रिलेशन हो गया, ये जो Q है कैपिटल Q, ये बहुत 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 बड़ा है Q से, और आपने इन दोनों को एक दूसरे के पास में भी रखा हुआ है।
तो अब इसके इंडक्शन का यहाँ पे कितना चार्ज पैदा होगा, कितना चार्ज जनरेट होगा, माइनस ऑफ क्यू। तो इस क्यू और उस माइनस क्यू, इस क्यू और उस माइनस क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स, इस क्यू और उस क्यू के बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स, इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स जो है, अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स से काफी ज्यादा होगा। तो सिमिलर चार्ज बॉडी थी, बट आपने दोनों को पास में लाके रख दिया, इंडक्शन का इफेक्ट हो गया, एक पर पॉजिटिव आ गया, एक पर नेगेटिव आ गया, और वो जो नेगेटिव आया वो उसके बराबर आ गया। तो क्यू और माइनस क्यू के बीच का अट्रैक्शन क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिपल्सन से कहीं ज्यादा हो गया। तो सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर कंडीशन इंडक्शन की लग गई है तो, वरना नहीं। फिर एक और बात, मैंने आपसे पूछा कि एक यहां पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस पर चार्ज है क्यू, और ये भी एक और पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्यू, क्या इन दोनों के बीच में भी, वो दोनों स्फीयर पे थे, अभी पिछले क्वेश्चन मैंने स्फीयर बनाया था, अब मैंने पूछा इस पे और इस पे, क्या इनके बीच में अट्रैक्शन लग सकता है, इनके बीच में अट्रैक्शन लग सकता है? या चलो ठीक है तू सोच रहा हो तो ये कर देता हूँ यार, ले ये स्मॉल क्यू कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, चल क्यू बड़ा है स्मॉल ऑफ क्यू से, बहुत बड़ा ले ले यार, मैंने बहुत बड़ा लिया था। तो अब मैंने पूछा कि क्या पता अब इनके बीच में अट्रैक्शन काम कर सकता है, सोच के बता, कर सकता है? सोच रहा है? नहीं कर सकता, नहीं करेगा, क्यों? पॉइंट, अभी जो 5 बातें बोले थे उसमें एक पॉइंट है, यहां 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 वो नहीं होगा जो थोड़ी देर पहले हो गया था, यहां चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, क्यों? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए इनके बीच में केवल रिपल्सन ही लगेगा। समझा? कुछ बात समझ आ रही है? चल ठीक है, एक तेरे काम की बात बताता हूँ। देख क्या होता है, तूने देखा होगा या तुम्हारे यहाँ पे भी हो सकता है कि तुम्हारे घर में कभी जब ऐसी बात हुई हो कि तुम्हारे किसी मिलने वालों ने या तुमने ही कोई बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई, तो वो जो बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई उसने, तो ये जो अपनी लाइटनिंग होती है, जो बिजली गिरने वाली जो बात होती है, इससे बचने के लिए हर बड़ी बिल्डिंग पर, हर बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड लगा दी जाती है जो लाइटनिंग रॉड के नाम से जानी जाती है। क्या होती है ये लाइटनिंग रॉड? जैसे मान लो ये अपना एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची है, ठीक है, और ये बादलों को छूती है, ऐसी कोई बिल्डिंग है। तो क्या करते हैं सब हम लोग, यहाँ एक बड़ी रॉड लगा देते हैं, लंबी रॉड, इसका ये हिस्सा बेहद नुकीला रखा जाता है। नुकीला क्यों रखा जाता है? ताकि इसको नुकीला इसलिए रखा जाएगा ताकि जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ से चार्ज लीक करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये इसकी पोजीशन है। इसका दूसरा हिस्सा जो होता है वो अंदर अर्थ किया जाता है, और ये मेटल का वायर है, और ये वायर से हमने यहाँ पर इसकी अर्थिंग कर देते हैं, यहाँ ये इसकी हमने अर्थिंग करते हैं। अब क्या होता है साहब, ये एक बादल है, और फ्रैक्शनलाइज होकर ये बादल जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज बादल यूँ बहता बहता यहाँ आया। अब जब ये यहाँ आया तो इसके इंडक्शन के कारण यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज तो पहले अर्थ में चला गया। अब ये बादल यहाँ से दूर चला गया, तो ये जो इसकी वजह से जो इस पर चार्ज आया था वो भी अर्थिंग हो गया। मान लो एक बादल इधर से आ रहा है और ये वाला बादल जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये नेगेटिवली चार्ज बादल उड़ता हुआ इधर से आया, जब इसके पास से गुजरा तो इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, नेगेटिव चार्ज वापस अर्थ में चला गया। अब अगर मान लो दोनों बादल यूँ आ गए, और यूँ आके ये दोनों बादल जो थे वो यहाँ से यूँ आए और यहाँ टकरा गए। अब चार्ज जो था वो यहाँ पर आपकी वो जो ये वाली जो पोजीशन होती है, इस तरह की पोजीशन बन गई, ये प्लस माइनस ये, और ये आपका प्लस माइनस ये आपका माइनस था, ये माइनस। ये जब आपको एक दूसरे को इनके जो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, ये जब चार्ज को जो फ्लो करेंगे तो यहाँ से वो बिजली गिरेगी और एक थंडर पैदा होगा। तो लाइटिंग के साथ में जो थंडर पैदा होता है उससे बहुत सारा चार्ज फ्लो होता है, और वो सारा का सारा चार्ज यहाँ आया। तो जो चार्ज यहाँ आया, ये क्योंकि एक कंडक्टर है तो ये सारे चार्ज को यहाँ से अर्थ में पहुँचा देगा। तो इसका काम ये होता है। इसके दो काम होते हैं, एक तो जो भी बादल का चार्ज आया इसके साथ में आया, उस चार्ज को ये अर्थ में पहुंचा देगी, ठीक है, यानी आपकी बिल्डिंग सेफ बच जाएगी। दूसरा, अगर मान लो एक बादल आया, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसमें बहुत हाई पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इसके बाद में पास में जो बादल आया वो नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना चार्ज उस पर लीक कर देगी और उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। यानी इस लाइटनिंग रॉड के दो काम होते हैं।
यानी कि इस लाइटनिंग रॉड के दो काम होते हैं। पहला काम किसी भी बादल को, किसी भी क्लाउड को न्यूट्रलाइज करना, या दूसरा उसके चार्ज को अर्थ पे पहुंचा देना और अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करना, इसका काम होता है। और ये मेन कंडक्शन और इंडक्शन पर काम करती है, ठीक है। अब इसी में ही अभी जो आपने जो चार्ज दिया था इंडक्शन के जरिए, वहाँ आपने एक काम किया था, और काम ये किया था कि अर्थिंग करके आधा चार्ज आपने अर्थ में भेज दिया था। बट अगर ऐसा हो तो भी अपन समझ सकते हैं इसे भी। मान लो दो स्फीयर हैं और मैंने इनको एक दूसरे के बिल्कुल पास में ला के रखा हुआ है ऐसे, ये स्फीयर ए है और ये स्फीयर बी है, दोनों को ही नॉन कंडक्टर के स्टैंड पर रखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ एक बॉडी लेके आता हूँ मैं इसके पास में, टच नहीं कर रहा हूँ, पास में लेके आ रहा हूँ। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो इसका अपोजिट चार्ज को ये अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो सिमिलर चार्ज था उसको ये रिपेल कर देगी और ये दूर चला गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को कांस्टेंट रखेंगे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ये रखना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे। मतलब ये पॉजिटिव 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 और ये यहाँ पर इस जगह पर, और इसके बीच की डिस्टेंस को मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ जो नेगेटिव था वो यहाँ आ गया और यहाँ जो पॉजिटिव था वो यहाँ रहा। अब मैं क्या करूँगा, बॉडी ए को, इस वाली बॉडी को हटा लूँगा, यानी रिमूव कर दूँगा इसको, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा दूँगा। जैसे ही मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को बढ़ाऊँगा और इसको हटाऊँगा यहाँ से, तो वैसे ही क्या होगा, इसके ऊपर जो आपका नेगेटिव था वो नेगेटिव इसके पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा, और इस पर जो आपका चार्ज आया था वो पॉजिटिव जो था वो इस पर पूरी सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा। ये इस तरह से, इसमें मुझे अर्थिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बात वही है, लेकिन है वही चीज़, काम की बात वही है कि आपके जो बात आ रही है वो इंडक्शन वाली ही आ रही है। अब यहाँ अगर हम लोग समझें कि कोई भी बॉडी है वो तीन तरह से चार्ज दिया जा सकता है उसको, बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्टेंस एंड बाई इंडक्टेंस, तीन तरह से चार्ज दिया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, तो कंडक्शन और इंडक्शन में जो डिफरेंसेस हैं, मेनली वो डिफरेंस बोल देता हूँ और आज चैप्टर को अपन लोग यही खत्म करते हैं। कंडक्शन और इंडक्शन में जो मेनली डिफरेंस है, वो पहला डिफरेंस तो यही है भैया कि कंडक्शन में दोनों बॉडी को एक दूसरे से टच कराना पड़ेगा, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा, पहली बात। जबकि इंडक्शन में आपको दोनों बॉडीज को एक दूसरे के पास में लाना है, टच नहीं करना है। कंडक्शन में एक काम होता है जो इंडक्शन में कभी होगा ही नहीं। कंडक्शन में जो चार्ज होता है, एक बॉडी पे जो चार्ज होता है वो दूसरी बॉडी पे पहुंचता है, और दोनों बॉडी पे चार्ज इक्वल होता है, हमेशा इक्वल और सिमिलर चार्ज होगा, या तो दोनों पे पॉजिटिव होगा या दोनों पे नेगेटिव होगा, ठीक है। जबकि इंडक्शन में ऐसा नहीं होता, कभी भी जो चार्ज है, तो जो बॉडी है जो इंडक्ट कर रही है, यानी जो इंड्यूस चार्ज है, उसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा अपोजिट साइन होगी, पहली बात। और दूसरी बात, वो जो बॉडी चार्ज थी और जो चार्ज इंड्यूस कर रही थी, उसके चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर एक बॉडी पर चार्ज 50 कूलाम है और उसके पास में इनको दूसरी बॉडी ला के रख दी, तो जो 50 कूलाम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी इंड्यूसिंग चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और वहाँ ये बात थी कि कंडक्शन में, जब हमने कंडक्शन के जरिए जब हमने चार्ज दिया था, तो वहाँ हमने एक चीज़ देखी थी कि जो चार्ज हम कंडक्शन में दे रहे हैं, वहाँ पर जो चार्ज कंडक्ट हो रहा है या जो चार्ज हुआ है, वो चार्ज हमेशा मेन चार्ज से कम होता था, हमेशा कम होगा। बट यहाँ पर कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर भी हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा कंडक्शन और इंडक्शन के जरिए कैसे चार्ज जाता है और कौन कौन सी बातें हमारे लिए खास थी, ये बातें। और इसी में एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और ये मान लें कि मेरे पास एक मेटल की चिड़िया है, चिड़िया पूरी नहीं बना रहा हूँ, चिड़िया का केवल एक मैंने बना दिया, उसका सिर बना दिया और उसकी चोंच बना दी, यानी कि ये वाली पोजीशन बना दी, ये वाली पोजीशन चिड़िया की मैंने ये वाली पोजीशन बना दी। अब आप कहोगे भैया ऐसी कौन सी चिड़िया होती है, भैया मेरे यहाँ तो ऐसी होती है, ठीक है। ये पोजीशन है इसकी और ये आगे इसकी बॉडी भी है, ठीक है। अब मैंने इसको चार्ज दिया और ये चार्ज जो थी वो मेटल, जो चिड़िया थी वो मेटल की थी, अब मेटल की थी तो ये वाली इसकी पोजीशन है, ये वाली अगर इसकी पोजीशन है, तो मैं पूछता हूँ कि साहब इसका एक पॉइंट यहाँ मान लो ए और एक पॉइंट मान लो ये बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल किसका बड़ा है, बॉडी कंडक्टर है, तो पोटेंशियल किसका बड़ा है, तो भाई पोटेंशियल तो किसी भी कंडक्टर का हो, कैसा भी शेप हो, पोटेंशियल हर जगह का सेम है, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा। ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी भी थोड़ी देर पहले, यानी वी ए इज इक्वल टू वी बी होगा, पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा। चार्ज सारा आउटर सरफेस है, पोटेंशियल बिल्कुल सेम है। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर जो बात आप मुझे बताएंगे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो किसकी ज़्यादा है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कारण पहले बता चुके हैं, यानी किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बड़ी होगी, तो सिग्मा बी बड़ा है किससे, सिग्मा ए से। अब मैंने आपसे पूछा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है किसी भी कंडक्टर पे, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यानी आपका जो EB होगा वो बड़ा होगा EA से। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, ये सब बताने के बाद अगर मैं इसको चार्ज दिए जाऊँ तो जितनी इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक तो ये चार्ज दिए जाएंगे और उसके बाद में चार्ज को ये लीक करना स्टार्ट करेगी, यानी चार्ज जो है वो लीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ के रखेंगे और कल मैं आते ही आपसे पहली बात पूछूंगा कि चार्ज यहाँ पर किस पॉइंट से लीक करना स्टार्ट करेगा, ए से या बी से, और ए से और बी से अगर लीक करना स्टार्ट करेगा तो कौन से पॉइंट से स्टार्ट करेगा और क्यों स्टार्ट करेगा, इसका आंसर आप ढूंढ के रखना और कल अपन मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे लेकर सेम टाइम पर, ठीक है। थैंक यू।